तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? हीरो बनकर उसे माफ कर दोगे या फिर एक विलन बनकर उससे बदला लोगे? इमेजिन तुम्हारे शहर का टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री हो जाए और 90% पॉपुलेशन बर्फ में जमकर मर जाए और हफ्तों तक सर्वाइव करने के बाद ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास पानी है और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ है और धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा है। हमारी कहानी का हीरो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इसके लिए तैयारी की थी और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। ये उसी को खाना देता है जो इसका फायदा कर सके, इफ यू नो व्हाट आई मीन। पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था। ईयर 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से हम दोबारा से आइस एज में पहुंच गए। अमन एक सुपरमार्केट में काम करता था जिस वजह से उसने सारा खाना अपने घर में स्टोर कर लिया था और ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर उसी गर्लफ्रेंड कुछ पड़ोसियों के साथ उसे घर में घुस गई और सारा खाना चुरा लिया और तो और उसके हाथ पैर भी चुरा लिए। और अमन के मरने से पहले एक्सेप्ट भी करती है कि उसने उसे धोखा दिया और धोखे से दरवाजा खुलवाया। और अमन मरने से पहले सोचता है कि अगर कोई नर्क है और मुझे ये वहाँ मिली तो मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तभी अमन की आंखें खुलती हैं और वो 3 महीने पास्ट में चला जाता है, सब कुछ शुरू होने से पहले। वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उसकी बातों में नहीं आएगा और जिसने भी उसे परेशान किया था सबसे बदला लेगा। 3 महीने में ग्लोबल फ्रीज है और अमन को सारी चीजें जमा करनी है जिससे वो बदला ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। वो एक सेफ हाउस बनाने की सोच रहा था, तभी एक लाइट उसकी आंखों में जाती है। उसे पता चलता है कि वो किसी भी सामान को एक दूसरे डायमेंशन में बेच सकता है जहाँ पर कोई भी चीज खराब नहीं होती, बिल्कुल एक गेम की तरह। वो यहाँ पर पूरे सुपरमार्केट को स्टोर कर सकता है और उसे कभी खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टी खाने के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि 3 महीने बाद वो ऐसा खाना नहीं खा पाएगा और वो एक 5 स्टार होटल में जाता है और 50,000 खर्च कर देता है और सारा बिल अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल देता है क्योंकि 3 महीने बाद उसे बिल पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुहाना, जिसे अमन सालों से प्यार करता था और जिसने उसे पिछली जिंदगी में मार दिया था, अपने दोस्त के साथ अमन को होटल से निकलते हुए देखती है और उसकी दोस्त कहती है कि तुम बड़ी लकी हो, ये लूजर तुम्हें पसंद भी करता है और ये काफी अमीर घर से भी है। सुहाना ने लास्ट लाइफ में नाटक किया था कि वो बहुत ही शरीफ और सुशील है और एंड में सब कुछ ले गई। अमन ये देखकर सोचता है कि मैं अमन का रहना अभी इसे मार दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे ग्लोबल फ्रीज का वेट करना होगा। और तभी अमन अपना कार्ड निकालता है और उन दोनों को कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग पर चलना है। वो उन दोनों को यूज करता है सारा सामान कैरी करने के लिए और वो दोनों भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं इस उम्मीद में कि वो उन्हें भी कुछ दिलाएगा। वो दोनों उससे पूछती हैं कि इतना सारा खाना क्यों? अमन हंसते हुए कहता है क्या पता दुनिया कब खत्म हो जाए। वो दोनों कहते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, अब तुम्हें हमें डिनर कराना होगा जैसा तुम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अमन हंसते हुए कहता है कि आज मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें कभी और डिनर करवाऊंगा। और सुपरमार्केट से निकलते वक्त उसे शर्मा आंटी दिखती हैं जो कि उसी की सोसाइटी में रहती हैं और पिछले जन्म में उन्होंने भी इसे धोखा दिया था। उनका पोता अमन की कार्ड से कुछ उठाता है और गुस्सा होकर वो उससे वापस ले लेता है। आंटी कहती हैं कि तुम ये सारी चीजें खुद नहीं खा सकते, तुम बच्चे के साथ एक चॉकलेट तो शेयर कर ही सकते हो। अमन कहता है कि नहीं, या तो तुम अभी पे करोगे या फिर तुम खुद ज्यादा से ले सकते हो। और वो ये बोलकर चला जाता है और पीछे से आंटी गुस्सा होती रहती है। घर पहुंचने के बाद सुहाना कहती है कि हमारे डिनर के बारे में भूलना मत। अमन कहता है ठीक है मैं भूलूंगा। अमन दरवाजा बंद करता है, सारे खाने को स्टोर करता है ये देखने के लिए कि वो ठीक रहता है या खराब हो जाता है। अमन को बहुत सारी चीजें तैयार करनी है, ऐसा घर जिसके अंदर कोई ना घुस सके, दवाइयाँ, खाना, हथियार, ताकि उनसे बदला ले सके। ग्लोबल फ्रीज को 3 महीने बचे हैं और उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसे जल्दी से जल्दी सब कुछ बेचकर पैसे इकट्ठा करना हो। अगले दिन वो चेक करता है कि सारा खाना ठीक है, कुछ भी खराब नहीं हुआ और ये देखकर अमन फोटो में कॉल करता है और 500 लोगों का खाना मंगवाता है और कहता है कि मैं 3 दिन की पार्टी रख रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो। अमन अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और बैंक से लोन लेने के लिए चला जाता है। बैंक मैनेजर कहता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और अमन को पता था कि 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होगी और उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमन कहता है कि वो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देगा और उसे 9 मिलियन मिल जाते हैं, मतलब 90 लाख। अमन शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के पास जाता है और अपने आइडिया मैनेजर को बताता है कि उसे एक सेफ हाउस बनाना है। वो अमन को बहुत सारे प्लान दिखाता है पर अमन को कुछ भी पसंद नहीं आता और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वहाँ पर ऐसा डोर होना चाहिए जो बैंक के लॉकर में यूज़ होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए, 24/7 सर्वेलेंस कैमरा और कुछ हथियार होती। ये सुनकर मैनेजर काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है कि बाकी सब कुछ अरेंज हो सकता है पर वो वेपन से उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इन सब में टोटल खर्चा आता है 80 लाख। उसके बाद वो एक लोकल स्टोर पर जाता है जहाँ से उसे क्रॉसबो मिल जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे 500 मील ऑर्डर की थी वो भी आ जाती हैं। और ये सब देखकर काफी लोगों का ध्यान अमन की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे डिलीवरी ट्रक्स थे और इतना सारा खाना कम से कम 10 लाख का होगा। और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा घर खाने से भर गया था और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे सारा खाना स्टोर कर लिया। इसके बाद उसे अगले 1 साल तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगले ही दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके सेफ हाउस को बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने गलत दवाई तो नहीं ले लिया है। पर अमन उन सभी बातों को इग्नोर करता है और मन ही मन में कहता है कि 3 महीने बाद पता चलेगा कि सही कौन था और गलत कौन। वो जिस सुपरमार्केट में काम करता था उसके मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि वहाँ की सारी दवाइयों का स्टॉक उसे खरीदना है। वो डबल प्राइस देने को भी तैयार था और तो और जो ऑर्डर्स पहले ही बुक हो चुके थे उन्हें भी उसी ने खरीद लिया था और वो धीरे धीरे सारे सामान को घर पहुंचा देता है। और इन सारी चीजों पर सुहाना का ध्यान जाता है और वो मैसेज कर अमन से पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और अमन उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है, जो देखकर सुहाना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जो लड़का हमेशा उसकी सारी बात मानता था अब वो अल्फा सिग्मा बन गया है। और ये सुनकर उसकी दोस्त उस पर हंसती है और कहती है अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म जरूर कर देती। और कुछ ही दिनों में अमन का सेफ हाउस तैयार हो गया था। कंपनी ने उसी के साथ पूरी बिल्डिंग में 360 डिग्री कैमरास भी इंस्टॉल किए थे और ये देखकर अमन बहुत खुश था। अब बस एक ही चीज बाकी थी और अगले दिन एक पूरा ट्रक भरकर पानी आता है जिसमें से एक डिलीवरी ड्राइवर थे उसके अंकल और वो उससे पूछते हैं कि इतना सारा पानी क्यों। पिछली लाइफ में उसके अंकल ही सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिसने उसकी हेल्प की थी, इसीलिए वो उन्हें बताता है कि इस साल मौसम थोड़ा खराब होने वाला है तो अपने घर पर सारी चीज स्टोर कर ले ताकि वो सर्वाइव कर सके। वो बिलीव नहीं करना चाहते थे पर अमन का इतना सीरियस फेस देखकर उन्हें लगा कि उन्हें सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, काम शुरू करो। और आगे कुछ दिनों में अमन 5 स्टार होटल्स में जाता, खाना खाता, शॉपिंग करता और सारी चीजें इकट्ठा करता। क्रॉसबो से प्रैक्टिस करता, खाता और शॉपिंग करता, खाता और शॉपिंग करता और प्रैक्टिस करता। ग्लोबल फ्रीज से सिर्फ 3 दिन पहले
अपनी कंपनी में जहाँ पर वो स्टॉक सुपरवाइजर था, चाय बनाता है और सबको इनवाइट करता है, जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी, और 1 घंटे में सब बेहोश हो जाते हैं। और अब उसकी बारी सारी चीजों को चुराने की, फ्यूल, फूड, वो सब कुछ अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। वहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स बचता है, और उस बॉक्स में ऐसे कपड़े थे जिन्हें पहनकर तुम -100 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकते हो। अब अपने प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए उसने वो चाय खुद भी पी ली और बेहोश हो गया। उसके एम्प्लॉय उसे 2 घंटे बाद उठाते हैं और कहते हैं हम बर्बाद हो गए, सब कुछ चोरी हो गया है। और ये सुनकर अमन शॉक होने का नाटक करता है, और ये सब जानने के बाद कंपनी का ओनर अमन को कॉल करता है और कहता है कि बाकी सबके साथ मिलकर उसी ने चोरी की है। और वो हंसते हुए कहता है कि वो इतना शातिर नहीं है कि वो ये सब कर सके। उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है, और किसी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता। जब सारा वेयर हाउस एक ही बार में दूसरे डायमेंशन में चला गया हो तो उन्हें प्रूफ भी क्या ही मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर अमन को कहता है कि शहर से बाहर मत जाना, तुम सस्पेक्ट हो। और अमन एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। और ये सारी चीजें न्यूज पर भी आती हैं, कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। और यही वो दिन था जिस दिन स्नोफॉल शुरू हो गई थी। अमन को पता था ग्लोबल फ्रीज स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन बाद जब स्टार एक्सप्लोड होता है और शॉकवेव अर्थ को हिट करती है, टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा स्पीड से गिरने लगता है। और अमन कहता है कि इस बार कहानी कुछ अलग होगी। और सोसाइटी के ग्रुप चैट में सब लोग काफी नर्वस थे, क्योंकि इतनी बर्फ उन्होंने पहली बार देखी थी। और खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि काफी सारे लोगों के लिए ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि वो इतनी बर्फ देखेंगे। पिछली जिंदगी में ये स्नोस्टॉर्म 3 महीने तक रहा था और टेंपरेचर हर दिन गिरता जा रहा था। जिनके पास भी खाना नहीं था वो धीरे धीरे मरते गए। दूसरे दिन बर्फ इतनी जमा हो गई थी कि कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा था। और तो और हीटर के बावजूद हर किसी को अपने घर में भी ठंड लग रही थी। लेकिन अमन ने पहले से ही काफी सारे हीटर खरीद रखे थे, और वो इतनी ठंड के बावजूद भी अपने घर में आराम से सो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है फोन का शोर सुनकर। कोई उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। अमन फोन उठाता है और देखता है कि सुहाना उसे बार बार कॉल कर रही थी, क्योंकि अब वो अपने घर में ठंड से मर रही है और साथ ही साथ मैगी खा रही है। और वो अमन से पूछती है कि क्या तुम्हें टेंपरेचर के बारे में पहले से पता था, जिस वजह से तुमने हर रोज सामान अपने घर में स्टोर किया था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सब सुनकर अमन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फोन काट देता है। पर फिर भी बेशर्मों की तरह सुहाना उसे मैसेज करती है कि वो अपना खाना थोड़ा उसके साथ शेयर करे। अमन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक फोटो भेजता है जिसमें मीट और वाइन थी, और ये देखकर सुहाना की भूख और भी बढ़ जाती है। और फिर वो फोन को साइड में रखकर उसे इग्नोर कर देता है और खाना खाने लग जाता है। तभी उसे आईपैड पर दिखता है जो सीसीटीवी उसे इंस्टॉल करवाए थे कि सारी सोसाइटी के मेंबर शर्मा आंटी के पास खड़े हैं, और वो उन्हें कह रही है कि ये बर्फ ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा खाने को अपने पास स्टोर करना रूल्स के अगेंस्ट होगा। तभी सोसाइटी का एक मेंबर कहता है कि क्या हुआ अगर ये बर्फ ज्यादा दिन तक चले। वो उसे कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सोसाइटी कमेटी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और तभी अमन वहाँ पे आता है और आंटी उसे देखकर कहती है कि तुम हमें परेशान मत करो, और वो उन सबको इग्नोर कर दोबारा से अपने घर में चला जाता है। एक हफ्ते बाद भी हर रोज बर्फ गिर रही होती है और टेंपरेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सोसाइटी ग्रुप चैट में शर्मा आंटी सबको मैसेज करती है अमन को दरवाजे के सामने से बर्फ हटानी चाहिए क्योंकि वो जवान है। और अमन ये देखकर ग्रुप में मैसेज करता है कि नहीं, ये ऐसा होगा जैसे समुद्र से बाल्टी से पानी निकालना। और कहता है कि सोसाइटी में जो अमीर आदमी है उनसे कहिए बर्फ हटाने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है और एम्प्लॉय भी है जो ये काम कर सकते हैं। तभी आंटी का मैसेज आता है कि ये सोसाइटी कमेटी की तरफ से है और कोई भी अगर इसका अपोज करेगा तो उसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया जाए। अमन को पता था कि ये सब कुछ झूठ है, इसीलिए वो कहता है कि आपने, और कहता है कि ये मैसेज सोसाइटी के अमीर लोगों के लिए क्यों नहीं है। सुरेश और रमेश, सुरेश एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और उसके पास एम्प्लॉयज हैं जो ये काम कर सकते हैं, और रमेश बहुत ही अमीर है जो कि पैसे से ये सारा काम करवा सकता है। ये देखकर आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं और उन दोनों मेंबर्स को मैसेज करती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर बर्फ हटानी होगी, क्योंकि ग्रुप चैट में ये सब बातें चल रही हैं। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आता है, और तो और रमेश ये दिखाने के लिए कि वो कितना बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो भेजता है। ये देखकर आंटी को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहती। शर्मा आंटी इतना गुस्सा हो जाती हैं कि वो अमन को खुद कॉल करती हैं और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती और फोन काट देती हैं। वो अपना खाना खाने लगता है, तभी उसे अपने दरवाजे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो कैमरा में देखता है कि सुरेश उसके घर के बाहर है। सुरेश वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता कि तुम चैट पे बहुत हीरो बन रहे थे, बाहर आओ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अमन अपना क्रॉसबो उठाता है और दरवाजे में जो स्पेस उससे देखता है और निशाना लगाता है। सुरेश बाहर से दरवाजे पर लात मार रहा था और इसी के साथ अमन कहता है कि देखते हैं कौन किसे मारता है, और उसके पैर पर तीर मार देता है। सुरेश को बिल्कुल नहीं लगा था कि एक मासूम सा लड़का जिससे उसने जिंदगी में सिर्फ 3 बार बात की होगी वो ऐसा कुछ करेगा, पर सुरेश को कहाँ पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। ये सब होने के बाद सुरेश को डर लगता है कि ये लड़का सच में उसे जान से मारने वाला था, और ये सोचकर वो पुलिस को फोन मिलाता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से कोई उसका फोन नहीं उठाता। ठंड की वजह से पैर नम हो गया था, जिसकी वजह से वो खुद ही इलाज करता है और अपने पैर से तीर निकालता है। थोड़ी देर बाद वो ग्रुप चैट में मैसेज करता है कि अमन तुम अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मैसेज पढ़कर सब हैरान थे, और तभी अमन बिना किसी डर के मैसेज करता है कि तुम यहाँ आओ और तुम्हें पता चल जाएगा कौन किसे मार देगा। ये सभी मैसेज देखकर सब लोग हैरान थे। वो आसपास की सोसाइटी में सबसे पावरफुल इंसान, और आज तक कभी किसी ने सुरेश से ऐसे बात नहीं की थी। और ये मैसेज देखकर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है ताकि वो अमन से बदला ले सके, और थोड़ी ही देर में उसके सारे दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को उसके घर पर भेजता है और कहता है कि उसके दरवाजे को तोड़ना और उसे मार देना। उसमें से एक टकला कहता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन है, तुमने हमारे दोस्त पर हाथ कैसे उठाया। और ये कहते ही वो अपनी तलवार उसके दरवाजे पर मारता है, और ऐसा करते ही उसकी तलवार टूट जाती है, और वो देखता है उसका दरवाजा लकड़ी का नहीं फुल मेटल का बना है। और वो सोचता है कि इस बच्चे के कितने दुश्मन है, ये दरवाजा तो बैंक के लॉकर से भी ज्यादा मजबूत है। और ये सब अमन कैमरे से देख रहा होता है और कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुम थके हुए हो। वो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। तभी अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किचन में एक पाइप लगाता है और दरवाजे के ओपनिंग से पाइप बाहर निकालता है। बाहर खड़े सभी लोगों को लगा कि इससे कोई खतरा नहीं है, पर तभी अमन सब पर पानी स्प्रे कर देता है और सभी वहां जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि इस ठंडे मौसम में पानी तीर से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 3 आदमी वहां से बचकर निकल पाते हैं, और ये देखकर अमन को बहुत मजा आता है। वो तीनों आदमी बात कर सुरेश के घर पर जाते हैं और वो गुस्से में पूछता है क्या तुम सबसे मिलकर एक बच्चा नहीं संभाला गया। और वो
बताते हैं कि उसने हम पर पानी स्प्रे कर दिया, हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। और तो और उसका दरवाजा फुल मेटल का बना है। सुरेश गुस्से में कहता है कब तक वो अपने घर पर छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। और कुछ आदमी उसे घर के आसपास लगा दो, जब भी वो बाहर निकले तो मुझे पकड़ देना। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अमन के अंकल और बाकी सब बर्फ खोद कर सुपरमार्केट तक का रास्ता बना रहे थे, पर थोड़ी देर में उन्हें एहसास होता है कि अमन ठीक कह रहा था। जितनी जल्दी वो बर्फ हटाते हैं उससे जल्दी और बर्फ इकट्ठा हो जाती है। ये देखकर अमन मन ही मन में सोचता है कि इंसान इस ग्लोबल फ्रीज को नहीं हरा सकते। न्यूज़ चाहे कुछ भी कहती रहे, पर इस ग्लोबल फ्रीज में 95% पॉपुलेशन जमकर मर जाएगी। तभी सुहाना अमन को मैसेज करती है कि क्या वो ठीक है। अगर अमन को उसकी सच्चाई नहीं पता होती तो अभी वो यहाँ पर होती। वो उसे मैसेज करती है कि अमन उसे थोड़ा सा खाना दे दिया, उसके बाद वो डिनर पर उसे इनवाइट करेगी। पर अमन उसे चिढ़ाते हुए एक फोटो भेजता है और कहता है कि डिनर पहले ही लग चुका है। और ये मैसेज देखकर सुहाना गुस्सा हो जाती है और कहती है इसीलिए तुम सिंगल हो, अब तुम्हारे मेरे साथ कोई भी चांसेस नहीं है। और तभी मौका देखकर उसकी दोस्त भी उसे मैसेज करती है और कहती है तुमने सुहाना को गुस्सा दिला दिया है। और अमन ये सब पढ़कर देखता है कि ये ड्रामा बहुत ही वीक है, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। अमन के पास एक और मैसेज आता है कि ये बर्फ हमेशा नहीं रहेगी, तो अपने पड़ोसियों की मदद क्यों नहीं करता। अमन इन सारी बातों को इग्नोर करता है और एक छोटा सा मैसेज टाइप करता है और ये देखकर वो भी गुस्सा हो जाती है। अमन इतना क्यों बदल गया है ये सोचना छोड़कर वो दूसरे लड़के को कॉल करती है जो भागा वो उनके पास आता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी बचा हुआ खाना है, तुम ये खा लो। उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे वहीं से भगा देती है बिना बात किए। और सुहाना के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो अमन से बदला कैसे ले। उस खाने की मदद से वो 5 दिन निकाल देते हैं। 5 दिन बाद पूरी सोसाइटी में बिजली और पानी बंद हो जाता है। और ये सब देखकर सभी पड़ोसी घर से बाहर आते हैं और एक दूसरे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर पर लाइट है। और बिजली कटने की वजह से अब हीटर भी काम नहीं करता और सब बर्फ से जम रहे थे। अमन अपने घर में चिकन खा रहा था और वो खत्म करने के बाद इन्वर्टर ऑन करता है जो कि उसने खरीदे थे या फिर चुराए थे। शर्मा आंटी अपने घर में अपने पोते के साथ बैठी थी और बर्फ से जम रही थी और उनके पास एक मैसेज आता है जो पूरी सोसाइटी में किसी के पास नहीं था। और वो बताते हैं कि ऐसा स्नो स्टॉर्म है जो 100 सालों में एक बार आता है और हो सकता है 99% पॉपुलेशन इसमें मर जाए। और शर्मा आंटी डिसाइड करती है कि सबको ये बात पता चलने से पहले उन्हें सबसे खाना लेना होगा। और वो ग्रुप में एक मैसेज करती है कि पुलिस की तरफ से ऑर्डर आया है, सभी लोगों को अपना खाना एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि वो इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कोई भी भूखा ना रहे। और ये देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है सुरेश को। पर वो कितना भी ताकतवर अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो उसे भी मानना ही पड़ेगा। और कहती है कि ये बर्फ टेम्परेरी है और वर्कर्स काम कर रहे हैं ताकि वो बिजली और पानी दोबारा से सप्लाई कर सके। अब देखना ये होगा क्या सारे सोसाइटी मेंबर्स अपना खाना उसे देंगे, और अगर वो सारा खाना उसे देंगे तो कौन कौन जिंदा रह पाएगा। शर्मा आंटी का ये मैसेज देखकर सबको गुस्सा आता है। कोई अपना खाना देना तो नहीं चाहता, पर अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो सबको खाना देना ही पड़ेगा। अमन ये मैसेज देखकर सोचता है अगर पिछली लाइफ में उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता तो वो भी उनकी बातों में आ जाता। उसके बाद शर्मा आंटी अमन को एक प्राइवेट मैसेज करती हैं कि तुमने 3 ट्रक बर्गर खाना मंगवाया तो तुम्हारे पास काफी सारा खाना होगा, तो तुम्हारी बारी है हमारी हेल्प करने की। ये देखकर अमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो मेरे लिए मैगी भेज दो, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। और इसी चिढ़ाते हुए कहता है कि मोटी तुमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, शायद इसीलिए तुम्हारा खाना खत्म हो गया, जब तुम बिल्डिंग से खाना कलेक्ट कर लो तो थोड़ा मुझे भी दे देना। ये देखकर आंटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत है, अगर तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे तो ये बर्फ खत्म होने के बाद मैं पुलिस को तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट दूंगी। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। और ये देखकर आंटी मैसेज करती हैं कि पुलिस को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है। और अमन गुस्से में कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती हैं और फोन काट देती हैं और सोचती हैं कि अमन को छोड़कर मुझे और लोगों पर ध्यान देना चाहिए जहां से मुझे खाना मिल सकता है। और ऐसे ही झूठ बोलते बोलते उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स से खाना ले लिया और अपने घर पर रख लिया। 2 दिन बाद जिन्होंने भी उसे खाना दिया था वो ग्रुप चैट में उसे टैग कर कहने लगे कि वो सारा खाना कहाँ है जो हमें मिलने वाला था। और ये मैसेज देखकर अमन सोचता है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं, ऐसे टाइम पर ये किसी पर यकीन कैसे कर सकते हैं। इस टाइम पर खाने के लिए मारामारी है, जहाँ पर लोग खाने के लिए मर रहे हैं या फिर उन्हें शिकार करना पड़ रहा है, वहां पर ये किसी इंसान पर यकीन कर अपना सारा खाना उसे दे रहे हैं। सभी लोग इतने भूखे थे कि वो ग्रुप में कहने लगे हमें खाना दो वरना हम तुम्हें ही खा जाएंगे। आंटी लिखती हैं कि ये सारा खाना मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं तुम्हें ये खाना क्यों दूंगी। और थोड़ी देर बाद उनका फोन बजता है और सुरेश उन्हें फोन कर रहा था। वो फोन उठाते ही कहती है कि तुम्हें एक बूढ़ी औरत से क्या काम है, और वो कहता है कि तुमने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, ये पुलिस का ऑर्डर था जो मैं फॉलो कर रही थी। सुरेश कहता है बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर ना कोई पुलिस है ना ही कोई कानून है। आंटी बड़ी मासूम बनते हुए कहती है कुछ ऑनर्स ने अभी तक अपना खाना जमा नहीं करवाया है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैं और मेरे दोस्त इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कहते ही थोड़ी देर बाद वो उसे घर पर चले जाते हैं। सुरेश घर के अंदर घुसते ही उसे चाटा मारता है और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ले और ग्रुप में भेज दे। सुरेश और उसके दोस्त सारा खाना ले जाने वाले थे और ये देखकर आंटी उनके पैर पकड़ती है कि कुछ तो खाना उनके लिए छोड़ दो, इसमें से कुछ खाना ऐसा जो उसने खुद खरीदा था। सुरेश बिना कुछ सुने हुए उसे लात मारता और कहता है भाड़ में जाओ। ये देखकर उसका बच्चा बड़ा ही गुस्सा होता है और एक चाकू लेकर उसके एक दोस्त के पिछवाड़े में चाकू और उसे भी एक मुक्का मारते हैं और साइड में कर देते हैं और वो हंसते हुए उसके घर से निकल जाते हैं। और बाकी सभी बिल्डिंग के मेंबर कैमरे से ये सब देख रहे होते और वो सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सही किया और उसके लिए तालियां बजाते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखते हैं। अमन देखकर ये सोचता है कि ये सब बेवकूफ है और ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होने वाला है। आज ये इसके घर में घुसे हैं, कल वो हर किसी के घर में घुसेंगे और यही करेंगे, पर इस सबसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा दरवाजा कभी नहीं टूटेगा, मेरे पास इनफ खाना है, मैं पूरे साल यहाँ जिंदा रह सकता। थोड़ी देर बाद आंटी का दोबारा से मैसेज आता है कि क्या किसी के पास एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मेरे बेटे को चोट लगी है, डॉक्टर सुहानी को इन सभी मेडिसिन की जरूरत है ताकि वो उसका इलाज कर सके। पिछले जन्म में ये डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी और इसने अपना आखिरी खाना भी एक बच्चे को दे दिया था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। ये काफी अच्छे लोगों में थी और काफी सुंदर भी थी और इसी वजह से अमन की आंखें खुली रह गई थी इफ यू नो व्हाट आई मीन। पर ये मैसेजेस देखकर कोई उसकी हेल्प नहीं करता और सब बस उसका मजाक उड़ाते हैं। अमन सोचता है कि ये कर्मा है जो उसके सामने आ रहा है। बर्फ गिरते हुए काफी दिन हो गए थे और अब बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो चुका था। अब ना तो कोई अंदर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता था और पूरी दुनिया बर्फ में ढक चुकी थी। और अब न्यूज़ की हेल्प से सबको पता चल गया था कि इस बर्फ का कोई एंड नहीं है। कुछ शहर ऐसे भी थे जो पूरे के पूरे बर्फ में कवर हो चुके हैं और वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। शर्मा आंटी फिर से ग्रुप में मैसेज करती है क्या कोई मेरे बेटे की मदद नहीं करेगा, कोई तो प्लीज हेल्प करो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए, क्या वो बच्चा ये डिजर्व करता है, अगर तुम वहां होते तो तुम क्या करते। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब। फिर शर्मा आंटी कहती हैं मैं एक पैकेट नूडल्स के लिए $1000 देने के लिए तैयार हूँ।
और हैरानी की बात यह थी कि इस टाइम पर भी लोग अपना खाना बेचने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर रमेश ने भी खाना खरीदना शुरू कर दिया। अमन ये देखकर हैरान था कि ऐसे टाइम पर भी लोग अपना खाना बेच रहे हैं। थोड़े टाइम बाद उन्हें खाना नहीं मिलेगा और उन्हें पैसे ही खाने पड़ेंगे। एक हफ्ते बाद अमन अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसे सुहाना का कॉल आता है और वो फोन उठाते ही कहता है कि तुम बड़ी पतली लग रही हो, क्या बात है, खाना नहीं मिल रहा? और वो उससे पूछ रही है कि यहाँ पर इतनी ठंड है तो तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं। तो वो बताता है कि उसके पास हीटर है और उन्हें चिढ़ाते हुए ये भी कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर खुली हवा के लिए भी जाऊंगा। इसी के साथ उन्हें और भी ज्यादा चिढ़ाने के लिए वो उन्हें खाना दिखाता है। ये देखकर सुहाना कहती है कि हम तुम्हारे घर पर आ सकते हैं, हम दोनों एक साथ शावर ले सकते हैं। और ये सुनते ही अमन डिस्गस्ट हो जाता है और उसे मना कर देता है और फोन कट करने से पहले कहता है क्यों ना तुम अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पास जाओ। और ये सुनने के बाद सुहाना की दोस्त उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने उसे भाव दिए होते तो आज हम उसके साथ उसके घर में होते। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। 10 मिनट तक लड़ने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सूरज को कॉल करेंगे, सुहाना का नया बॉयफ्रेंड। और वो उसे भड़काती हैं कि अमन ने उनके साथ बदतमीजी की और हमें उससे बदला लेना चाहिए। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम अमन के घर पर हमला करेंगे और उसके घर में जाकर उससे बदला ले। वो तीनों कुछ न कुछ हथियार लेकर जाते हैं ताकि वो उसके घर के अंदर घुस सके। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था। वो किचन में जाता है ताकि उन पर पानी डाल सके, पर तभी उसकी नजर जाती है। वो एक पाइप की मदद से उन तीनों पर कचरा फेंक देता है और कहता है तुम तीनों यही खाना डिजर्व करते हो। ये सब करने के बाद अमन सो जाता है और तभी एक गोली की आवाज आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आईपैड पर देखता है कि क्या हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई अमन के घर में घुस पाएगा? ये गोली की आवाज कहाँ से आई थी? जानने के लिए सब्सक्राइब। मुझे तुम्हारी ये नौटंकी समझ नहीं आती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ तो ये मेरे लिए एक तारीफ है। नफरत एक ऐसी भावना है जो सिर्फ इंसानों में होती है। ये हमें बाकी सभी जानवरों से अलग करती है। गुस्सा, नफरत, बदला, विनाश, द्वेष में शक्ति है। क्योंकि जब भी तुम नफरत की भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो तब तुम अपने सबसे ज्यादा इंसानी रूप में होते हो। आखिरकार इंसानियत का सच्चा रूप बुराई ही है। एपिसोड 5। और वो अपने आईपैड पर देखता है सुरेश और उसके दोस्त घर घर जाकर खाना लूट रहे थे और जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उसे मारते जा रहे थे। अमन को पता था कि कुछ टाइम बाद इंसान जंगली हो जाएंगे, एक दूसरे को खाने के लिए मारने लगेंगे और उसके कुछ टाइम बाद इंसान इंसान को खाने लगेगा, जैसा कि उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। सुरेश अपनी हरकतों की फोटो ग्रुप में डालता है ताकि वो सबको डरा सके। इसके साथ वो लिखता है ये पूरी बिल्डिंग अब मेरे कब्जे में है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। ये सब देखकर बिल्डिंग में रहने वाले और लोग एक और ग्रुप बनाते हैं और उसमें बात चल रही थी। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि हमें गन और जवान लोगों की जरूरत है ताकि हम उसे रोक सके। पर एक औरत ऑडियो मैसेज भेजती है कि शमा आंटी ने हमारे साथ धोखा किया था, हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, हो सकता है आप ही हमें धोखा दे और मार दे। ये सुनकर सब लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी के साथ सुरेश हर घर में जा रहा था, खाना लूट रहा था और सबको मार रहा था। अमन ग्रुप में मैसेजेस भी पढ़ रहा था और सीसीटीवी कैमरा पर सुरेश को भी देख रहा था। और अमन को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके आगे ये प्लान के लिए उसे इंसानों की जरूरत है। इस स्पीड से सुरेश सभी लोगों को मार देगा। अगले दिन सुबह एक औरत का ग्रुप में मैसेज आता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। ये वही औरत थी जो पिछले दिन ग्रुप में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मना कर रही थी हथियारों के लिए। सुरेश और उसके दोस्त उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहां पर वो होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। सुहाना ये सब सुनकर डर जाती है क्योंकि उससे अगला घर उसी का था और अब हो सकता है अगली बारी उसकी हो। और इससे बचने के लिए वो एक ग्रुप बनाती है जिसमें वो अमन को भी ऐड करती है और अमन को धमकी देती है कि मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है, तुमने बहुत सारा खाना स्टोर किया है, तो हमारे साथ मिल जाओ और हम सुरेश से बदला लेंगे और उसे मार देंगे। अमन ये सब सुनकर हंसता है और कहता है ओके और उस ग्रुप चैट को छोड़कर चला जाता है। सुहाना ये सब पढ़कर गुस्सा हो जाती है और सोचती है 3 महीने पहले जो लड़का मेरे इशारों पर नाचता था आज वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? वहां पर बैठा एक चश्मिश लड़का कहता है कि मेरे इस दोस्त को ताला खोलना आता है। हम सब उसके घर पर जाते हैं, उसका ताला खोलते हैं और उसके घर से सारा खाना लूट लेते हैं। वो सब लोग अमन के घर पर जाते हैं और ताला खोलने की ट्राई करते हैं। साथ में वो छतरी लेकर जाते हैं कि उन पर दोबारा से पानी या कचरा ना फेंक दे। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और वो थोड़ी देर बाद हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है जिससे वो लड़का शौक से मर जाता है। अमन ये देखकर हंसता है और उसे कोई दुख नहीं होता। चश्मिश दरवाजे की तरफ उंगली कर कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। अमन दरवाजे के उस पार हंसता है और क्रॉसबो से एक तीर मारता है जो कि उसके हाथ में लगता है। सूरज और एक और लड़का उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और उन्हें भी तीर लग जाते हैं और बाकी तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। तीर लगने के बाद तीनों जमीन पर दर्द से गिर जाते हैं। उनमें से एक लड़के की कजन सुहाना को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास क्रॉसबो भी है। और वो शरीर बनते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था उसके पास क्रॉसबो भी है, पिछली बार उसने सिर्फ हम पर कूड़ा और पानी ही फेंका था। सूरज एक लूजर की तरह उसे डिफेंड करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चश्मी सबको याद दिलाता है कि अभी सबसे जरूरी है हमारी घाव को देखना और वो डॉक्टर सुहाना को कॉल करते हैं। वो उन सबको चेक करने के बाद बताती है कि इतने गहरे घाव और बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इनके बचने के सिर्फ 20% चांसेस है और तो और इन तीर पर जंग लगा हुआ है, बिना एंटीबायोटिक्स के इनका बचना इम्पॉसिबल है। उस लड़की की कजन रोने लगती है और अमन को गाली देते हुए कहती है कि ये सब उसकी गलती है, वो एक राक्षस है। डॉक्टर सुहानी को अभी तक नहीं पता था कि अमन कौन है और उसने ऐसा क्यों किया है, पर वो जाते वक्त उन्हें वार्निंग देती है कि तुम्हें एंटीबायोटिक्स लेकर आनी होगी वरना इनका बचना इम्पॉसिबल है। चश्मी जो अभी तक पागल हो चुका था वो कहता है अमन ने हमारे साथ ये किया है, अब वही हमारे लिए दवाइयां लेकर आएगा। सुहाना जिंदगी में पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और सोचती है 3 महीने पहले अमन का बिहेवियर चेंज हो गया था और वो बहुत सारी चीजें अपने घर पर स्टोर करने लगा था और उसे याद आता है कि उसे दवाइयां भी खरीदी थी। वो ये सब बातें बाकी सबको बताती है और कहती है कि उसके पास दवाइयां हैं क्योंकि मैंने उसे स्टोर करते हुए देखा था। और साथ ही कहती है कि हम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम सिर्फ उसका घर लूटना चाहते थे। डॉक्टर सुहानी साइड में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और वो सोचती है मुझे नहीं पता ये कौन है, पर जैसी इनकी हरकतें हैं ये मरना ही डिजर्व करते हैं और हम उसका घर लूट रहे थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें चोट उसकी वजह से लगी है। वो लड़की सुहाना को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी गलती है। अब उसे ही अमन को कन्विंस करना होगा कि वो हमें मेडिसिन दे दे। जिंदगी में पहली बार सूरज थोड़ी हिम्मत करता है और सुहाना को कहता है कि उसे अमन से बात करनी होगी और दवाइयां लेनी होगी वरना वो भी मर जाएगा। सुहाना अमन को कॉल करती है और कहती है कि हमें दवाइयों की जरूरत है, प्लीज हमें दवाइयां दे दो। अमन ये सुनकर कहता है मुझे एक अच्छा रीजन दो कि मैं तुम्हें दवाइयां दूं, कभी ना कभी तो सबको मरना ही है, कल से बेहतर है वो आज ही मर जाए। ये सुनकर उस लड़की की कजन फोन छीनती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से उन्हें चोट लगी है, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें दवाइयां दो। उसे और भी ज्यादा इंसल्ट करने के लिए अमन कहता है
कि मैंने जानबूझकर उन तीरों को यूज किया था, और वो कहती है कि उन तीरों पर जंग लगा था जिसकी वजह से वो मरने वाले हैं। अमन उसे इंसल्ट करते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर वो तीर यूज किए थे। उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए अमन कहता है कि वो उसकी हेल्प तो नहीं करेगा, पर सुहाना उसके साथ यहाँ रह सकती है। सुहाना ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, मुझे भी अपने घर पर बुला लो, पर सुहाना उसे धक्का मारकर दूर कर देती है और उस लड़की की कदम सुहाना को थप्पड़ लगाती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सुहाना रोते हुए लूजर की तरफ देखती है और कहती है मुझे प्लीज जाने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम गरीब और कमजोर हो। ये सुनकर सूरज को शौक लगता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। सुहाना अमन के घर जाने लगती है, तभी बाकी सब मिलकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर सुहानी उन्हें याद दिलाती है कि दवाई जल्दी लेकर आओ वरना ये मर जाएंगे। चश्मिश होश में आता है और कहता है हमें प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। हम सबको बता देंगे कि अमन के पास ढेर सारा खाना है, जब वो उसे घर को तोड़कर अंदर जाएंगे तो हमें दवाइयां भी मिल जाएंगी। अमन ने जो फोटो और वीडियोस खाने की भेजी थी वो सारी वीडियोस वो ग्रुप में डाल देते हैं और कहते हैं अमन के पास इतना सारा खाना है। सभी देखकर शौक हो जाते हैं। सुरेश हैरान होता है कि उसके पास इतना सारा खाना है और मन ही मन खुश होता है कि अब वो उससे पैर के लिए भी बदला ले सकता है। और ये सब देखकर बाकी सब ग्रुप में मैसेज करते हैं प्लीज हमारे साथ अपना खाना शेयर करो। एक बच्चे की मां कहती है कि तुम मेरे बेटे के गॉडफादर बन जाओ। शर्मा आंटी कहती है प्लीज मुझे थोड़ा खाना दे दो। अमन ये सब देखकर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, पर मैं जानवरों के साथ अपना खाना शेयर नहीं करता। खिड़की से बाहर देखकर अमन सोचता है कि हर दिन घर पर रहना बोरिंग है, स्नोमोबाइल पर बाहर घूमने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके फोन पर डॉक्टर सुहानी का मैसेज आता है कि उसकी दवाइयां और खाना खत्म हो चुका है, क्या वो उसके साथ नेगोशिएट करके खाना और मेडिसिन दे सकता है। अमन को याद आता है कि वो पिछली लाइफ में एक अच्छी इंसान थी और वो बहुत ही स्मार्ट है, और जितनी स्मार्ट औरत उतनी बड़ी मुसीबत। पर फिर भी वो उसे मैसेज करता है कि हाँ वो उसकी हेल्प कर सकता है, पर उसे उसके लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर सुहानी सोचती है और हाँ कर देती है और फिर पूछती है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। अमन कहता है तुम्हें रेजिडेंट ग्रुप में नजर रखनी होगी और मुझे उनके प्लान के बारे में बताना होगा। सुहानी सोचती है क्या ये करना ठीक होगा, या तो अमन के साथ रहकर जिंदा रहे या फिर सबके साथ भीड़ में मर जाए। वो थोड़ी देर सोचती है और हाँ कर देती है। इसी के साथ चश्मिश एक मैसेज करता है अमन ये लास्ट वार्निंग है, क्या तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे। अमन उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरा खाना खत्म हो गया, अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दो। इसके बाद सुरेश एक ग्रुप बनाता है जिसमें अमन नहीं था और उस ग्रुप में वो सब प्लानिंग करते हैं। ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद अमन के अंकल और डॉक्टर सुहानी उसे बताते हैं कि वो सब क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। इसके साथ ही अमन श्योर हो जाता है कि डॉक्टर सुहानी उसकी तरफ है और वो उस पर यकीन कर सकता है। अमन उन दोनों को कहता है कि मेरा प्लान तैयार है, बस तुम भीड़ में उनके साथ मत रहना। रात के 2:30 बजे वो उसके घर पर जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की ट्राई करते हैं। वो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने की ट्राई करते हैं। अमन ये सब देख रहा था और वो हाई वोल्टेज सिक्योरिटी ऑन कर देता है। जो भी दरवाजे के पास था वो बिजली से मर जाता है। बाकी सब इससे डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर उन सब के पीछे सुरेश और उसके दोस्त खड़े थे जो उन्हें धमकाते हुए कहते हैं या तो तुम इस दरवाजे को तोड़ दोगे या फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और इसी के साथ चश्मिश बीच में आता है और कहता है उसके पास अंदर हीटर है, जनरेटर है और बहुत सारा खाना है। वो दोबारा से दरवाजे को तोड़ने की ट्राई करते हैं। अमन ये सब देखकर हंस रहा होता है और वो लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है और स्पीकर से कहता है कि ये तुम्हारी मोटिवेशन के लिए, शायद तुम दरवाजा तोड़ पाओ। 20 मिनट बाद दरवाजे पर सिर्फ स्क्रैच होते हैं। एक आदमी आगे आता है और दरवाजे को गौर से देखकर कहता है कि ये दरवाजा उसी मेटल से बना है जिस मेटल से बैंक के लॉकर्स बनते हैं। और तभी अमन दूसरी तरफ से क्रॉसबो से एक तीर उसकी गर्दन में मार देता है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं। अमन कुछ और तीर चलाता है जो और भी कुछ लोगों को मार देता है। चश्मिश फिर से आगे आता है और कहता है अब तो हमें ये दरवाजा तोड़ना ही होगा और इनकी मौत का बदला लेना होगा। इसी के साथ वो एक आइडिया देता है कि दरवाजा मेटल से बना है पर हम दीवार तोड़ सकते हैं। वो हथौड़े से दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। दीवार में कुछ क्रैक आते हैं पर उन्हें दिखता है कि वो पूरी दीवार में मेटल से बनी है। उसके बाद वो नीचे वाले फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और वहां से दीवार को तोड़ने की ट्राई करते हैं, पर वो दीवारें भी मेटल से बनी है। और ये सब देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि अमन को पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है और वो कितना सेल्फिश है। उसने ये सब तैयारी की पर हमें कभी नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब वो सब इतने भूखे हो चुके थे कि वो एक दूसरे को खाने की सोच रहे थे, पर तभी एक इंसान आइडिया देता है कि दीवार स्टील से बनी है, दरवाजा स्टील से बना है, पर हम उसकी खिड़की तोड़कर अंदर जा सकते हैं। वो उसके साइड वाले अपार्टमेंट में जाते हैं और लकड़ी के फट्टों से उसकी बालकनी में चले जाते हैं। वो हथौड़े से उसके शीशे को तोड़ने का ट्राई करते हैं। उसका शीशा भी बुलेट प्रूफ था। अमन वहां पर बैठकर नूडल्स खा रहा था और उन्हें चिढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहां पर एक आग का गोला फेंकता है और कुछ लोग जलने लगते हैं। वो सब भागने की ट्राई करते हैं पर डर से बचने के लिए वो बालकनी से कूद जाते हैं। कुछ लोग वापस जाने की ट्राई करते हैं पर आग के डर से बाकी सब उन्हें वापस नहीं आने देते और वो भी नीचे गिर जाते हैं। जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो वहां पर बैठकर हाथ सेकते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग वहां पर जाते हैं और अमन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उन्हें खाना दे दे। अमन उन्हें चिढ़ाते हुए उनके सामने गरम गरम नूडल्स रख देता है और कहता है जो भी मेरे पास सुरेश का सर लेकर आएगा मैं उसे खाना दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सुरेश की तरफ देखते हैं, बस सुरेश उन्हें गोली मार देता है। और ये सारी बातें सुरेश के पीछे खड़े लोगों ने भी सुन ली थी और वो सब उसे गुस्से से देखते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उसे मार पाएंगे, क्या उन्हें खाना मिलेगा, क्या सुरेश पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करता रहेगा और अमन का प्लान फेल हो जाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। जैसे ही अमन ने कहा कि जो भी सुरेश का सर मेरे पास लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, सब लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। जो लोग उसके पीछे भी खड़े थे वो भी ये बात सुन लेते हैं। सुरेश और उसके दोस्त उन्हें गन दिखाकर पीछे करते हैं। इसी के साथ अमन ग्रुप में मैसेज कर देता है जो भी सुरेश को मारेगा मैं उसे 1 हफ्ते का खाना दूंगा। अगले दिन एक पति पत्नी सुरेश का वेट कर रहे थे। उसके पास गन हुई तो क्या हुआ, हम उसे सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। वो उस पर अटैक करते हैं पर रिजल्ट वही होता है, वो उन दोनों को गोली मार देता है और अपने दोस्तों को कहता है इन्हें खाने के लिए स्टोर कर लो। उसका एक दोस्त देखता है कि सुरेश को चोट लग गई है और वो डॉक्टर सुहानी को कॉल करता है उसके इलाज के लिए। वो वहां पर आकर उसका इलाज करती है और कहती है कि ये फ्री में नहीं है और कहती है कि मैं इलाज फ्री में नहीं करता। सुरेश उसे खाना देता है। वो खाना देखकर सुहानी कहती है अगर तुम सब ये खा रहे हो तो मैं भूखा मरना ज्यादा पसंद करूंगी। सुरेश उसे डराने के लिए कहता है अगर कभी ऐसा दिन आया कि हमारे पास खाना नहीं है तो तुम आखिरी इंसान होगी हम जिसे खाएंगे। सुहानी इस बात को इग्नोर करती है और जाने लगती है, पर सुरेश कहता है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो कोने में बैठ जाती है और वो सब अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि वो अमन को कैसे मारेंगे। सारा प्लान सुनने के बाद सुहानी कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, पर असल में वो अमन को बताने जा रही थी कि उनका प्लान क्या है। थोड़ी देर बाद सुरेश और उसके दोस्त पड़ोसियों के घर में जाते हैं। उन दोनों को लगा था कि वो खाना चुराने आए हैं पर उन्हें ये नहीं पता था कि वही खाना है। वो उन दोनों के साथ परिवार करते हैं और कंफर्म करने के लिए और भी ज्यादा मारते हैं। सुहानी ये देखकर शौक हो जाती है और उसे समझ में आता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ
सुहाना के घर पर जिन्हें भी तीर लगा था उन्हें मजबूरी में वो तीर निकालना पड़ता है और उनके शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। ठंड की वजह से उनका दर्द थोड़ा कम हो गया था पर इन्फेक्शन अब भी बहुत ज्यादा था। सूरज उस लड़की को कहता है कि क्या तुम प्लीज अमन से बात कर सकती हो कि वो हमें दवाइयां दे दे, पर उसे मना कर देती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। अमन खाते खाते कैमरे में सुरेश को देखता है कि वो और ज्यादा घबराता जा रहा है, कोई उस पर अटैक ना कर दे। वो डॉक्टर सुहानी को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है और सुरेश अब पागल हो चुका है। वो हर किसी के घर में जा रहा है खाना ढूंढने के लिए, और तो और जो मर चुके हैं उन्हें बाद में खाने के लिए रख रहा है। अमन सोचता है कि इस दुनिया में डॉक्टर बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। अगर इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज है खाने के बाद वो डॉक्टर है, और उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आ सकती हो पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। सूरज हमेशा की तरह एक लूजर बनकर अमन के घर पर जाता है और उसके दरवाजे को मुक्का मारने लगता है और कहता है कि उसके सच्चे प्यार सुहाना ने कई हफ्तों से खाना नहीं खाया है। और अमन दरवाजे की उस तरफ से कहता है कि तुम्हारे शरीर में टेटनस फैल चुका है, अब दवाइयां तुम पर काम नहीं करेंगी। वहां से वापस जाते हो तो वो सोचता है कि आज तक उसे सुहाना का हाथ भी नहीं पकड़ा। वो उसके रूम में जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर सुहाना उसे देखकर डिस्गस्ट हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। सूरज गुस्से में उसका गला दबाता और कहता है कि अब हमें नर्क में ही शादी करनी होगी। सुहाना उसे धक्का मारती है और कहती है मैं अमन से प्यार करती हूँ। सूरज उसका गला दबाता और कहता है कि अब तुम्हें नर्क में जाकर उससे मिलना पड़ेगा। डॉक्टर सुहानी कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा मीट है। और सुरेश हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गई तुमने कल क्या कहा था, और वो कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। वो किचन में जाकर खाना बनाने में हेल्प करती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि तुम बाहर जा सकते हो, मैं खाना खुद ही बना दूंगी। वो ट्राई करती है कि वो उल्टी ना कर दे और मौका देखकर वो खाने में नींद की दवाई मिला देती है। वो सबको सूप सर्व करती है और थोड़ा सा अपने लिए भी रखती है ताकि सबको शक ना हो। थोड़ी देर बाद नींद की दवाई अपना काम करती है और वो सब सो जाते हैं। वो अमन को फोन करती है कि सब कुछ हो चुका है। वो उसे कहता है और वो कहता है कि इन सबको बालकनी में लेकर जाओ। अमन दूसरी तरफ से रस्सी फेंकता और कहता है इन्हें बालकनी की रेलिंग से बांध दो। सुहानी कहती है क्या तुम इन्हें मारने वाले हो, और वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। वो इन्हें बांध देती है। उसके बाद अमन कहता है कि उसकी गन मेरी तरफ फेंको। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर अमन कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, जल्दी गन मेरे पास फेंको। सुहानी गन से मैगजीन निकालकर उसकी तरफ फेंकती है। अमन उसे देखकर कंफर्म करता है कि हाँ ये वही गन है जिससे सुरेश ने मुझे पिछली लाइफ में मारा था। अमन अंदर जाता है, एक पानी की पाइप लाता है और बिना सुहानी को वार्न किए उन पर पानी डालने लग जाता है। ये देखकर वो अपार्टमेंट में घुस जाती है और कुछ ही सेकंड बाद सुरेश और उसके दोस्त उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो अमन से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। अमन थोड़ा पानी उन पर और डालता है और वो जमकर आइसक्रीम बन जाते हैं। सुहानी दोबारा से अमन को कॉल करती है और कहती है सब कुछ हो चुका है, क्या मैं प्लीज तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। वो उसके घर पर जाती है। अमन कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है। वो गन सुहानी की तरफ करता है और दरवाजे को खोलता है। सुहानी अंदर आते ही जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि इतने दिनों से ठंड में रहने के बाद एक गर्म जगह में बहुत शांति मिलती है। अमन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और मुझे देखना होगा कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो और तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है। डॉक्टर सुहानी थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उन्हें पता है अमन क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो सारे कपड़े उतार देती है जिससे अमन कंफर्म करता है कि वो कुछ नहीं छुपा रही है। अमन उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें शावर लेना होगा और नए कपड़े पहनने होंगे। तब तक अमन उसकी मेडिकल किट से सारी नुकीली चीजें अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुहानी नाइट सूट में बाहर आती है जिसे देखकर अमन की आंखें खुली रह जाती है। वो उसे सोफा पर बिठाता है और उसके बाल हेयर ड्राई करने लगता है और कहता है वो तुम्हारा रूम होगा, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, ना ही कुछ कर सकती हो। सुहानी मनी मन सोचती है कि मैंने अमन की बात मानकर सबसे अच्छा काम किया है। इसके बाद बिजली पानी सब कुछ है और अमन उसे बताता है कि तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो उसे अपनी शक्तियों के बारे में भी बता देता है और बताता है कि वो दूसरे डायमेंशन से कुछ भी निकाल सकता है। अगर वो उसे मारने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना खाना ना पानी और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ। अमन दूसरे डायमेंशन से एक ब्रेड निकालता है और सुहानी को देता है। सुहानी उसे इतनी जल्दी खाने लगती है कि वो उसे गले में अटक जाता है। वो खुशी से रोने लगती है कि अब उसके पास खाना भी है, पानी भी है और वो गर्म भी रह सकती है। अमन उसे कहता है कि घर के सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इससे पहले कि सुहानी हाँ बोलती वो कहता है कि तुम और क्या ऑफर कर सकती हो। सुहानी बहुत स्मार्ट थी और वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। और अब वो दोनों एक कपल हैं। आगे जो भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे डिस्क्राइब करूं, तो सिर्फ पिक्चर देखो। अगले दिन सुहानी उठती है और अमन उसे देखकर सोचता है कि ऐसी दुनिया जब तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टनर हो तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। वो दोनों उठते हैं और खाना खाने लगते हैं। सुहानी सोचती है कि उसकी लाइफ पहले से भी अच्छी हो चुकी है। अमन उसे स्पेशल जैकेट देता है जिससे ठंड नहीं लगती और उसे एक और काम करने को बोलता है। अब वो काम क्या है? क्या सुरेश और उसके दोस्त जिंदा हैं? अगर वो जिंदा है तो कब तक रहेंगे, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। अमन सुहानी को कहता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा। वो उसे जैकेट और एक बैट देता है और कहता है तुम्हें बालकनी में जाकर उन्हें मारना होगा। सुहानी बिना किसी सवाल के वहां जाती है और उन्हें मारने लगती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमन वीडियो बना रहा था। अमन इस वीडियो ग्रुप में पोस्ट करता है और कहता है सुरेश का टाइम खत्म हो गया है। ग्रुप में सब अमन की तारीफ करते हैं, कोई ये भी नहीं पूछता कि डॉक्टर वहां पर क्यों है, तुमने उसे कैसे मारा, क्यों मारा। इन सब के बाद अमन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल था सुहाना का। अमन फोन उठाकर कहता है तुम अब भी जिंदा हो। सुहाना कहती है तुम्हें लगा मैं मर गई हूँ पर मैं जिंदा हूँ, इसलिए अब हम शादी कर सकते हैं। उसके दोस्त जो उसके पीछे खड़े थे उसे मारने के लिए तैयार थे। अमन उसे चिढ़ाते हुए अपनी और डॉक्टर की एक फोटो से भेजता है। ये देखकर अपने दोस्तों को धक्का देती है और उसके दोस्त ये देखकर उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका गुस्सा इस वजह से था कि वो यहाँ भूखे मर जाएंगे और वो वहाँ अमन के साथ रहेगी। सुहाना उसे कहती है कि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ रहना डिजर्व करती है। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो मैटर नहीं करती, वो जिससे प्यार करता है वो अब उसके साथ है। और ये देखकर वो और भी ज्यादा पागल हो जाती है। अमन डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो बहुत ज्यादा रूड था, क्या उसे ये करना चाहिए था। डॉक्टर कहती है मैं जब पहली बार उनसे मिली थी मुझे तभी वो अच्छे इंसान नहीं लगे थे, अगर तुमने ये किया है तो ठीक ही किया होगा। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी कूद जाता है क्योंकि वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अमन के बाद उसके अंकल का फोन आता है और वो बड़ा खुश होता है कि उसके अंकल ने सब कुछ सर्वाइव कर लिया। वो उसे थैंक यू कहते हैं, उसकी वजह से ही उन्होंने खाना स्टोर किया था और वो इन सबको सर्वाइव कर पाए। एक बच्चे की माँ जो ग्रुप में अमन को उसके बच्चे गॉड फादर बनने के लिए कह रही थी, शीला, अब वो अंकल के साथ रहती हैं और उनका बच्चा बीमार है। पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे अमन हेल्प करेगा वो है सिर्फ उसके अंकल। इसीलिए उनको कहता है क्यों नहीं आप थोड़ी देर बाद आकर मेडिसिन ले लेना। वो डॉक्टर को अपने अंकल के बारे में बताता है, जूस पीता है और तभी उसके दरवाजे से आवाज आती है। वो कैमरा में चेक करता है अंकल और वो औरत वहां पर है। वो दरवाजे को बिना खोले दवाई बाहर फेंक देता है। उसके अंकल उसे थैंक यू कहते हैं पर उस औरत को और भी कुछ चाहिए था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास हीटर है और मेरा बच्चा बीमार है, हमें अंदर आने दो। अमन ये सब सुनकर सोचने लगता है कि वो अपने अंकल को हर्ट नहीं करना चाहता पर सेफ्टी सबसे पहले आती है।
वो झूठ बोलता है कि हमारा हीटर अब काम नहीं कर रहा। उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के पास अब 5-6 कंबल हैं जिससे वो गर्म रहते हैं। पर शीला बार बार इंसिस्ट करती है कि अगर डॉक्टर अंदर आ सकती है तो हम क्यों नहीं। अमन कहता है कि वो उसके साथ एंगेज है इसलिए वो मेरे साथ है। थोड़ी देर बाद उसके अंकल परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पर उसने हमें दवाइयाँ दी है। पिछली लाइफ में शीला बिना किसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रही थी। वो इन सब चीज़ों से थक जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास रेस्ट करने के लिए जाता है और सोचता है कि शीला अगर आसपास रहेगी तो उसका प्लान भी बिगड़ सकता है। घर जाने के बाद अंकल शीला से पूछते हैं कि वो अमन को झूठा क्यों कह रही थी। वो उसे कहते हैं कि हमारे पास खाना है और दवाई है क्योंकि अमन ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मौसम खराब होने वाला है। अगर वो ना होता तो आज वो जिंदा भी ना होते। उनकी बात को मानने की बजाय शीला कहती है कि ये सब बच्चे के लिए था और अमन ने हमारी भलाई के लिए ये सब नहीं किया। वो बहुत ही मतलबी इंसान है। अमन ने ये सब इसलिए किया ताकि वो बाद में हमसे हेल्प ले सके। अंकल को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं बूढ़ा हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। अगर तुमने दोबारा से ऐसे किया तो तुम्हें अकेले रहना होगा। शीला स्मार्ट थी और वो इस टॉपिक को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद सिर्फ पिक्चर्स देखो। अगले दिन सुबह 7 वाली बिल्डिंग से लोग टनल खोद कर वहाँ आते हैं और जो भी उन्हें दिखता है वो उसे दुश्मन की तरह मानते हैं। उन्हें पता था कि अमन के घर का दरवाजा मेटल से बना है तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो उसके दरवाजे के नीचे डायनामाइट लगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एक बहुत तेज धमाका होता है और अमन की आँख खुलती है। वो गन उठाता है और कैमरे में देखता है कि क्या हुआ है और ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी डर जाती है। अमन बहुत ही गुस्से में पहले ग्रेनेड बाहर फेंकता है उनकी ठंड की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए और उसके बाद 2-3 बंदों को गोलियों से सुला देता है। इससे ये कंफर्म हो गया था कि आसपास की बिल्डिंग में सबको पता है अमन के पास खाना है, गर्म रहने के लिए जगह है। ग्रुप में सब पूछ रहे थे कि ये शोर कहाँ से आया था। अमन रिप्लाई करता है कि दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग आए थे ताकि वो सबसे खाना चुरा सके और उसने सबको भगा दिया है और कुछ को तो जिंदगी से भगा दिया है। सब लोग अमन को थैंक यू कहते हैं कि पहले उसने सबको सुरेश से बचाया और अब भी वो उनकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद वो अंकल को फ़ोन करता है और पूछता है कि ये लोग कौन थे। वो बताते हैं कि ये आसपास की बिल्डिंग से थे और उस बिल्डिंग का लीडर है नीरज। उसने उस बिल्डिंग में वही किया जो इस बिल्डिंग में सुरेश ने किया था। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे मार दिया और खाना चुराया। अमन उन्हें कहता है कि हमें इनसे लड़ने के लिए बिल्डिंग के सारे लोगों को एक साथ करना होगा और उनसे लड़ना होगा। डॉक्टर अमन को बताती है कि अगर बाकी सबको मौका मिला तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और मार सकते हैं। तो वो सबके पास जाएगी और जासूसी करके उसे बताएगी कि कौन उसके खिलाफ है और कौन उसके साथ है और इसमें उसके अंकल भी उसकी हेल्प करेंगे। क्या अमन अपनी बिल्डिंग को डिफेंड कर पाएगा या फिर दूसरी बिल्डिंग से जो आए थे वो कुछ और डायनामाइट से अमन के घर को उड़ा देंगे और उसका सारा खाना ले लेंगे। जानने के लिए सब्सक्राइब ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देख सकें। और जब तक ये बेवकूफ़ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। 2 दिन बाद वो एक मेड की तरह ड्रेस करती है और अमन को समझा रही होती है कि उसे क्या क्या पता चला। जो ग्रुप यहाँ पर आया था वो बिल्डिंग 26 से था। एक और बिल्डिंग है जिसके पास पावर है जो कि है बिल्डिंग 21, जहाँ के लीडर्स ने भी वैसा ही कुछ किया था जो सुरेश ने किया था। बिल्डिंग 26 से वो लोग वापस आते हैं और इस बार वो लोगों को मारने लगते हैं और एक साइन छोड़कर जाते हैं कि जब तक अमन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर लोग मरते रहेंगे। ये बात आग की तरह ग्रुप में फैल जाती है और अमन की एक्सरसाइज को डिस्टर्ब कर देती है। अमन गुस्से में ग्रुप में मैसेज करता है कि उन सबकी लाइफ उसके लिए कुछ नहीं है। उन्हें खुद ही अपने आप को डिफेंड करना होगा, उनसे लड़ना होगा। वो अपने अंकल को फोन करता है और कहता है कि अब हमारी बारी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की। उसके अंकल ग्रुप में कहते हैं कि बिल्डिंग 26 से जो लोग आए थे वो सिर्फ 20 हैं। अगर हम एक साथ मिल जाए तो उन्हें हरा सकते हैं। और अमन ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास खाना है और जो यंग है जो कि हमें लीड कर सकता है। इसके बाद अमन भी ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर तुम्हें रिस्क लेना होगा या फिर तुम वेट कर सकते हो कि वो तुम्हारे घर पर आए और तुम्हें मार दे। एक तरफ से उसके अंकल सबको मोटिवेट कर रहे थे कि वो अमन को अपना लीडर मान ले। दूसरी तरफ से उन्हें डर लग रहा था कि बिल्डिंग 26 से कोई उन्हें मार ना दे। वो सब अमन को अपना लीडर मान लेते हैं। अमन ग्रुप में कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकता हूँ अगर तुम उन्हें हरा दो तो। और इसी के साथ अमन तैयार होता है अपनी पहली ट्रिप के लिए। डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर अमन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाना। और वो उस पर 100% यकीन करता है और बाहर निकलते ही वो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। वो दूसरे डायमेंशन से स्नोमोबाइल निकालता है और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा एक इंसान उसे देख लेता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुंच जाता है सिटी पुलिस स्टेशन। वो खिड़की तोड़कर बिना किसी मुसीबत के अंदर आता है। अमन वहाँ से चाबी लेता है और वेपन रूम में जाता है और वहाँ पे रखे जितने भी हथियार थे सबको स्टोर कर लेता है। अब उसे बिल्डिंग में रह रहे इंसानों के लिए खाना चाहिए तो एक मॉल के पास जाता है और छत पर लगे शीशे को तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ पर रखे जितना भी जरूरी सामान था जो भी वो यूज कर सकता था वो सबको स्टोर कर लेता है। वो सब कुछ एक बैग में स्टोर करता है और वापस बिल्डिंग जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देख रहा होता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अमन से वो स्नोमोबाइल लेना चाहता है। अमन की बिल्डिंग में सबको शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि अमन बहुत सारे खाने के साथ आया है। अमन गन हवा में करके क्लियर कर देता है कि बाहर से खाना लाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है तो अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें इन सबसे लड़ना होगा। जो जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उसे उतना ही ज्यादा खाना मिलेगा। और ये सुनकर सब खुश होते हैं। बिल्डिंग 26 के लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं ये सारा खाना हमें दे दो और गुस्से से उनकी तरफ भागते हैं और लड़ने लगते हैं। बिल्डिंग 26 के लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर तक लड़ाई चलती है और एंड में वो सब उन्हें मार देते हैं। जो जिंदा बचते हैं वो बिल्डिंग 26 पे वापस चले जाते हैं। अमन सबको बधाई देता है और कहता है कि तुमने सबको मारकर भगा दिया, अब सबको खाना मिलेगा। और जिन्होंने भी सबसे ज्यादा लोगों को मारा था वो उनको ज्यादा खाना देता है और जो कम काम कर रहे थे उन्हें कम खाना मिलता है। अमन डॉक्टर को कहता है कि बाकी सारे खाने को स्टोर कर लो क्योंकि सबको खाना मिल चुका है। पर तभी भीड़ के पीछे आवाज आती है और वो आवाज थी सुहाना और उसकी दोस्त की। वो कहती है कि तू हमें भूल तो नहीं गए, हमें खाना नहीं मिला। अमन कहता है मैंने खाना इसलिए स्टोर कर दिया क्योंकि तुम्हारे लिए खाना बचा ही नहीं था। ये सब खत्म होने के बाद अमन कहता है कि इस बिल्डिंग में 47 वर्कर्स है। अमन, डॉक्टर सुहानी, उसके अंकल और शीला को हटाकर सब लोग 4 टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब भी कोई यहाँ पर आएगा तुम शोर मचाकर सबको इन्फॉर्म कर दोगे। जिस सुरंग से बिल्डिंग 26 के लोग आए थे वहाँ से दोबारा कुछ लोग आते हैं। तभी वहाँ पर शोर होने लगता है। जो वहाँ पर गार्ड थे वो सबको बता देते हैं कि कौन आया है। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और बिल्डिंग 26 के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि अब उनकी बिल्डिंग इतनी वेल प्रोटेक्टेड है। वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अमन अपनी बालकनी से देखता है कि कुछ लोग वहाँ से भाग रहे हैं। वो अपनी गन निकालता है और उन पर एम करता है। 7 गोलियों के साथ वहाँ पर 7 आदमी लेट गए थे। अमन को ये फीलिंग बहुत पसंद आती है। वो अपने आप को राजा की तरह फील करता है और इसी के साथ उसने अपने आसपास की सारी बिल्डिंग से मैसेज भेज दिया था जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका क्या होगा। बिल्डिंग 26 का लीडर ये सब देख रहा होता है और वो
बड़ा ही गुस्सा होता है क्योंकि उन सब में से उसका एक रिलेटिव भी था और अब उनके पास ना तो खाना है ना ही आदमी है। वो सबको कहता है कि उन सबकी बॉडीज को लेकर आओ ताकि हम फ्यूचर में थोड़ा खाना खा सके। अब बिल्डिंग में सब उसकी इज्जत करते हैं और उससे डरते भी हैं। वो हेडफोन लगाकर अपने अंकल से बात करता है और उसे पता है कि बिल्डिंग सेफ रहेगी, इसलिए वो अपनी स्नोमोबाइल लेता है और बाहर चला जाता है। अमन थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंच जाता है जहाँ वो जाना चाहता था, एक लग्जरी कार के शोरूम में। वो वहाँ जाता है और देखता है वहाँ ढेर सारी कारें हैं और वो सबको अपनी डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। उसके बाद अमन पेट्रोल पंप पर जाता है ताकि थोड़ा और पेट्रोल ले सके अपनी मशीन के लिए, पर वो वहाँ पर जाकर देखता है कि पूरा पेट्रोल पंप बर्फ में जम चुका है और 10 मीटर नीचे खोदना पॉसिबल नहीं है। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी मशीन भी है। उसका जितना भी फ्यूल बचा था वो उसमें डालता है और खोदने लगता है। वो पेट्रोल पंप के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर सारा पेट्रोल रखा होता है। वो सारे पेट्रोल कंटेनर्स को अपनी स्टोरेज में डाल लेता है और दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक बच्चा बीमार था जिसे चेक करने के लिए डॉक्टर सुहानी वहाँ जाती है। तभी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है और शर्मा आंटी बच्चे पर अटैक कर देती है और उसे बचाने के लिए उसकी माँ सामने आ जाती है और वो मर जाती है। शर्मा आंटी कहती है कि उसके पोते की डेथ हो गई क्योंकि तुमने उसे दवाई नहीं दी और अब यहाँ पे किसी को भी अपने पास बच्चे रखने का हक नहीं है। शर्मा आंटी उसे मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर अमन के अंकल आते हैं और उसे लात मारकर पीछे कर देते हैं। और डॉक्टर सुहानी कहती है कि सुरेश के मरने के बाद मैंने अमन से कहा था कि आपके पोते के लिए दवाई दे दे। उसने दवाई दी और मैं आपके घर आई थी, पर तब तक मुझे पता चला कि आपने खुद अपने बच्चे को मारकर खा लिया था। शर्मा आंटी सुनना नहीं चाहती थी और वो चिल्लाने लगती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने ऐसा किया था। पर स्नोमोबाइल पर कहीं जाने लगता है और वो पहुंच जाता है मिलिट्री पोस्ट पर और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। मिलिट्री सब कुछ खाली करके वहाँ पर जा चुकी है। अमन सोचता है क्या आर्मी को इसके बारे में पहले से पता था। जमीन में खोदते और तो गलती से एक दीवार को तोड़ देता है और वो देखता है कि आर्मी सब कुछ नहीं लेकर गई है। उस रूम में बहुत सारे हथियार थे। अमन से देखकर बहुत खुश होता है और सारे हथियारों को स्टोर कर लेता है। अमन अपनी बिल्डिंग में वापस आता है और इस बार वो बिना किसी खाने के आता है। तो बाकी सब गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं लेकर आए। अमन कहता है कि इस बार पूरे दिन ढूंढने के बाद भी मुझे कोई खाना नहीं मिला और वो इंसान अपने पीछे एक चाकू छुपा कर रखा था और तभी अमन अपने स्टोरेज से गन निकालता है और उसे गोली मार देता है। बाकी तो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और अमन कुछ नहीं सुनता, उन दोनों को भी गोली मार देता है। वहाँ पे कम से कम 3-4 लोग मरते हैं और बाकी सब खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं और अमन कहता है कि तुम शायद अपनी जगह भूल गए हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। घर जाकर वो डॉक्टर सुहानी से पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ था। दूसरी बिल्डिंग से वो औरत है पूजा, उसने फोन किया था कि वो अमन के साथ कोऑपरेट करना चाहती है और चाहती है कि उसका साथ दे। अमन बिना कुछ सोचे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, और वो बताती है ग्लोबल फ्रीज से पहले उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी थी और वो बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। वो फोन उठाता है और उसे मैसेज करता है और वहाँ पर पहले से कुछ मैसेजेस थे। वो कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे पास स्नोमोबाइल है और वो अमन को धमकी देते हुए कहती है कि आसपास की बिल्डिंग में सबको पता है तुम्हारे पास स्नोमोबाइल है, खाना है और गर्म रहने के लिए जगह है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब सब तुम्हारे खिलाफ होंगे और तुम पर अटैक करेंगे। अमन कहता है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए और वो फोन काट देता है। उसके बाद वो सोचता है कि मेरे घर को कोई नहीं तोड़ सकता, पर एक्सट्रीम केसेस में अगर वो सब मिल जाए तो मेरी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। और तभी अमन को दिखता है उसके फोन पर एक और मैसेज आया जो कि था बिल्डिंग 18 के लीडर हेमंत से और वो उसकी हेल्प ही करेगा, उसे किसी बिल्डिंग से लड़ाई करनी है, बस उसे कुछ खाना चाहिए। अमन डॉक्टर से पूछता है कि बिल्डिंग 18 के बारे में तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो कहती है कि हेमंत जो वहाँ का लीडर है उसने सबको यूनाइट किया और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया खाना। अमन उसे रिप्लाई करता है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए और तभी उसे पता चलता है कि हर बिल्डिंग से किसी न किसी ने उसे मैसेज किया है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट को काट दो ताकि उन्हें अपने पैरों पर पहन सकूं। उसके बाद वो ग्रुप में मैसेज करता है कि बाकी सब बिल्डिंग्स में मिलकर उसे धमकी दी है कि वो अपनी स्नोमोबाइल उन्हें दे दे। अगर उसने ये किया तो इस बिल्डिंग में सब मारे जाएंगे और उन्हें अपने खाना को ढूंढना पड़ेगा। और कुछ ही देर बाद अमन को ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां पर सारे बिल्डिंग्स के लीडर थे और वो अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं और कहते हैं अगर तुमने हमारी डिमांड्स नहीं मांगी तो तुम पब्लिकली हमारे एनिमी बन जाओगे और हम सब तुम पर अटैक करेंगे। अमन अग्री करता है और एक मीटिंग सेटअप करता है। वो सब सुरंग से बाहर जाते हैं ना कि खिड़की से। अमन दूर से देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, जबकि बात ये हुई थी कि वहां पर सिर्फ लीडर्स मिलेंगे और बहुत कम लोग होंगे। अमन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने अंकल को फोन करता है कि वो बाकी सबको लेकर आगे जाए, कि वो पीछे रुककर स्नाइपर से नजर रखेगा। पूजा कहती है कि अमन हो सकता है पावरफुल हो पर इतने सारे लोगों के सामने वो भी कुछ नहीं है। बिल्डिंग 26 का लीडर चिल्लाता है और कहता है अमन सामने आओ। उसके अंकल कहते हैं कि लीडर सिर्फ लीडर से मिलेगा तो तुम इस तरफ आओ ताकि अमन तुमसे बात कर सके। अमन ये सब देखता है, उसे पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है। वो फोन करता है और कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ, उनके आसपास मत रहना, और कहते हैं कि तुम 2 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। वो पीछे हटते हैं और इतने डिस्टेंस के साथ अमन आसानी से निशाना लगा सकता है और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास ग्रेनेड आया है। लीडर्स के बिल्कुल पीछे ग्रेनेड गिरता है और जो भी वहां पर खड़े थे वो मर जाते हैं और वहां पर एक छेद बन जाता है। उसके अंकल फोन स्पीकर पर करते हैं और कहते हैं तुम्हारे और कोई सवाल है। नितिन जो कि शॉक में था वो पूछता है कि इतनी वायलेंस क्यों। अमन जो कि अपनी बिल्डिंग में वापस जा रहा था कि एक छोटी सी नेगोशिएशन के लिए तुम 1000 आदमी लेकर आए हो। अमन कहता है अगर अगले 3 मिनट में तुम मेरी बिल्डिंग में नहीं पहुंचे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। एक कहानी सुनाए सर। अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन एक कहानी में तो दोनों बुरे हैं। सारे लीडर्स भागते हुए सीढ़ियों से वहां पहुंचते हैं। वो हाँ कहते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं। पहले की तरह अपनी कंडीशंस उसके सामने रखते हैं कि उसे सबके साथ कोऑपरेट करना होगा। अमन को ये बात पसंद नहीं आती और वो टेबल पर अपनी गन निकाल कर रख देता है। वो मजबूती से वहीं टिके रहते हैं और कहते हैं अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो बाकी सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। अमन कहता है कि मैं तुम्हारी डिमांड के साथ अग्री नहीं करता, इतने सारे लोगों को खाना देना पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिन की 10 मील दे सकता हूँ, उसके साथ क्या करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा ये सुनकर नाखुश थी और कहती है कि सिर्फ मेरी बिल्डिंग में 76 लोग हैं और 10 मील काफी नहीं होगी। अमन अपनी गन को लोड करता है और कहता है क्या ये खाना सच में बहुत कम है। हेमंत जो सबसे पीसफुल था वो कहता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अमन अपनी जेब से कुछ बीज निकालता है और टेबल पर फेंक देता है। अमन कहता है कि बाहर बर्फ के नीचे जमीन पानी की कोई कमी नहीं है। हर बिल्डिंग के लीडर को अपने लोगों को कहना होगा, काम करना होगा और खाना उगाना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें 10 मील दूंगा। उसके अलावा मैं तुम्हें दवाइयाँ, ड्रग्स और सिगरेट दे सकता हूँ। नितिन और एक और लीडर सिगरेट का नाम सुनते ही सारी बातें मान लेते हैं। अमन अपने डायमेंशन से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है। अमन कहते हैं तुम्हें रोज सिगरेट का एक पैकेट मिलेगा, क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं। तभी हेमंत कुछ बोलने वाला होता है। वो तीनों मना करना चाहते हैं पर अमन के हाथ में गन देखकर वो डर जाते हैं। तब तक अमन खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बाकी सभी लोग उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। अमन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लोग मेरी बिल्डिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं। वो कहते हैं हम सब यहाँ हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अमन चिल्लाता है और अपने साथियों को अंदर बुला लेता है। अमन स्नाइपर राइफल निकालता है। जो भी उन ग्रुप में सबसे आगे था उन्हें उनका लीडर मानकर अमन एक के बाद एक शॉट लगाता है और वो सीधा उनके सर पर लगते हैं। और इन गोलियों की आवाज सुनकर अंदर बैठे सभी लीडर डर गए थे। सबसे पूछता है क्या उन्हें सारी चीजें मंजूर है। 2
वो लीडर्स जो सिगरेट के बदले मान गए थे वो कहते हैं हमें एक्सेप्ट है, बाकी सबको भी डर से हाँ बोलना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकलते वक्त सब लीडर्स डरे हुए थे। तो अमन की बिल्डिंग के लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। अमन कहता है कि मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था, पर उसके बदले मुझे हर रोज 300 मील खाना देना होगा। वो गुस्से से पूछते हैं कि तुमने इतना खाना उन्हें क्यों दे दिया। अमन इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारी बिल्डिंग को बाकी सभी बिल्डिंग के 1000 लोगों से लड़ना पड़ता, जिससे यहाँ पर सबकी डेथ हो जाती। वो सभी सुनकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अमन कितना अच्छा है। उसके अंकल थोड़ी शर्म से कहते हैं कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ और उसे सॉरी बोलते हैं। अमन उन्हें एक प्राइवेट जगह लेकर जाता है और कहता है कि प्लान तो ये था कि हम सारे बिल्डिंग के लीडर्स को वहाँ बुलाएंगे और उन्हें मार देंगे, पर सारे बिल्डिंग्स के लीडर वहाँ पर नहीं आए थे, जिस वजह से हमें प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा। हम करेंगे जरूर पर आज नहीं। उसके अंकल बड़े प्राउड होते हैं कि वो इतना कुछ एक ही सेकंड में प्लान कर सकता है। वो बहुत समझदार हो गया है। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह बहुत ठंड थी, पर उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर सब खुदाई कर रहे थे। अमन का आज गोल था कि जानवर के हॉस्पिटल को ढूंढना। वो वहाँ पर पहुंचता है और ऐसी दवाई ढूंढता है जो जानवरों के लिए होती है। अगर वो इंसानों को दी जाए तो इंसान मर सकते हैं और उन्हें कोई दवाई नहीं बचा सकती। वो सारे अपने डायमेंशन में स्टोर करता है और कहता है सही टाइम आने पर मैं इन्हें यूज करूंगा। वो वापस घर जाता है और जाते जाते काफी सारा खाना घर लेकर जाता है। ये देखकर उसकी बिल्डिंग के सारे लोग खुश हो जाते हैं। साथ ही वो फोन करता है कि बाकी सब बिल्डिंग आकर अपना खाना ले सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए 30 बिल्डिंग्स वहाँ आती हैं और अपना खाना लेती हैं और धीरे धीरे उनका खाना कम होने लगता है। वो सब खाना देखकर बहुत खुश थे। वहाँ से जाते वक्त अमन ने सुना वो कह रहे थे कि आज हम बहुत थक गए हैं पर हमें खाना मिल गया है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग 26 में जहाँ का लीडर नितिन है वो खाना किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और आपस में ही वहाँ सारा खाना खा लेते हैं। अमन शावर से निकलता है और बिल्डिंग 26 से आवाजें आ रही थी खाने को लेकर कि उन्हें खाना नहीं मिला। वो शाम को वापस आता है और कल से कम खाना लेकर आता है। सभी देखकर नाखुश थे पर अमन कहता है कि बाहर खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हें कुछ रहना चाहिए जो भी तुम्हें मिल रहा है। अमन का प्लान था कि खाने को लेकर डिस्प्यूट जो चल रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और उसी दिन दूसरे बिल्डिंग से चिल्लाने और लड़ने की आवाज आ रही थी और लोग एक दूसरे को बिल्डिंग से फेंक रहे थे ताकि लोग कम हो और खाना ज्यादा। अगले दिन सुबह वो वहाँ पर जाते हैं और कल की लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज थी। बाकी सब पूछते हैं क्या उन्हें आज भी काम करना पड़ेगा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं मरना है तो जल्दी काम शुरू करो। उसके अंकल अमन को कहते हैं कि आज यहाँ पर बहुत ही कम लोग आए हैं। अमन खाना लेने के लिए बाहर जाता है और साथ ही में ग्रुप में मैसेज कर देता है कि जो भी काम नहीं करेगा उसे कल से खाना नहीं मिलेगा। और जैसा कि उसने प्लान किया था अगले दिन सभी बिल्डिंग से सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। पूजा वहाँ पर आती है और अमन को कहती है कि हमसे काम करने के बजाय अगर तुम हम सबके साथ मिल जाओ तो हम इस एम्पायर को बढ़ा सकते हैं और आसपास की जगह से खाना ढूंढ सकते हैं। अमन एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि ये बिजनेस नहीं है और ये तुम्हारी पुरानी दुनिया नहीं है जहाँ पर तुम्हारी नेगोशिएशन टैक्टिक्स चलेंगी। पर सरप्राइजिंगली हेमंत की बिल्डिंग में किसी ने किसी को नहीं मारा था। अमन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक था और हेमंत से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, तुम्हारी बिल्डिंग में कोई नहीं मरा और कोई लड़ाई नहीं हुई। वो कहता है कि मैंने अपने लोगों से कुछ नहीं छुपाया था, मैंने उन्हें डील के बारे में सब कुछ बता दिया और सारा खाना इक्वली सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर अमन जाते जाते कहता है कि तुम अपनी बिल्डिंग के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ रखकर आराम से खाना खा सकते हो, जिंदा रह सकते हो, या फिर तुम सबके साथ मिलकर भूखे रहो और मर जाओ। तभी वहाँ पर 2 बिल्डिंग के लीडर्स आते हैं जिन्हें सिगरेट्स मिली थी और उन्हें खाने को लेकर कोई कंप्लेन नहीं होती क्योंकि वो किसी में खाना नहीं बांटते, खुद सारा खाना खा जाते हैं। अमन उन दोनों के कंधे पर हाथ रखता है और परछाई में हमें दिखाई देता है कि अमन सच में क्या है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। विलन हूं मैं। अमन वहाँ के करप्ट लीडर्स को सपोर्ट करता था और जो भी वहाँ पर अच्छा लीडर था जो सबका भला सोचता था उनके अंदर जेलसी पैदा करता था ताकि वो एक दूसरे से लड़े और वो भी करप्ट बन जाए। दोनों सिगरेट लीडर्स के अलावा वहाँ पर और भी लीडर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हमें भी सिगरेट मिल सकती हैं। अमन कहता है तुम सबको सिगरेट मिलेंगी और बाकी जो भी अच्छे लीडर्स थे वो आकर अमन से सवाल करते हैं कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। अमन उन्हें जेलस करने के लिए कहता है कि कुछ लोगों को हमेशा ज्यादा मिलता है, कुछ लोगों को हमेशा कम। वो अपने घर जाता है और सोचता है कि अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, कुछ ही दिनों में जो जिंदा बचे हैं वो भी बाकी सबकी तरह वहीं पर लेटे होंगे। अब उसके प्लान के पार्ट 2 की बारी है। अगले दिन वो ढेर सारा खाना लेने जाता है और उसमें जहर मिला देता है जो उसने पहले इकट्ठा किया था। अमन ने इतने दिनों से उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया था इसलिए कोई भी उस खाने को चेक नहीं करेगा और सब खा जाएंगे। अमन कहता है कि अभी तक किसी भी लीडर ने मेरे अगेंस्ट बगावत नहीं की है, हो सकता है वो कुछ प्लान कर रहे हो क्योंकि उन सबको पसंद नहीं है कि एक सिंगल आदमी उनके ऊपर लीड कर रहा है और अब उन सबको मारने की बारी है। अमन खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता है और साथ में अपने अंकल को कह देता है कि आप सब पर नजर रखना और मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। आज वहाँ पर बिल्डिंग के लीडर्स खाना लेने आए थे और जो उसके सबसे ज्यादा फेवरेट थे, उससे सबसे ज्यादा क्लोज थे, उनका मुंह बना हुआ था। और जैसे ही बिल्डिंग 26 की बारी आती है और अमन खाना निकालने ले जाता है वो गन निकाल लेता है और वहाँ पर 3-4 गोलियां चलती हैं और अमन को बचाने के लिए एक इंसान आता है जो उसकी केयर करता है, उसके अंकल। और इसी के साथ और बिल्डिंग के लीडर्स भी वहाँ आते हैं। वो श्योर होते हैं कि अमन के पास कोई भी गन या वेपन नहीं है पर अमन किसी चीज की परवाह ना करते हुए गन निकालता है, एक मशीन गन निकालता है और गोलियां चलाना शुरू करता है। एक गुस्से में आए इंसान और मशीन गन कभी अच्छी चीज नहीं होती। वहाँ पर जो भी थे सब मारे जाते हैं। लास्ट में बिल्डिंग 9 की लीडर पूजा बचती है और वो कहती है कि मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं था, मेरी 13 साल की बच्ची है, मुझे जाने दो। पर अमन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके माथे में गोली मार देता है। और सबके मरने के बाद अमन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरो या जिंदा रहो, तुमने मेरे अंकल को मार दिया और मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दे सकता। वहाँ पर बॉडीज का ढेर लगा था पर वहाँ पर एक इंसान जिंदा था और वो थे उसके अंकल। वो अपने डायमेंशन से एक इंजेक्शन निकालता है और उनकी चेस्ट पर लगा देता ताकि वो जिंदा रहे। पास ही बिल्डिंग 25 के 2 आदमी वहाँ पर खड़े थे। अमन चिल्लाकर उन्हें कहता है कि जल्दी आओ इनकी हेल्प करो। वो उन्हें लेकर अंदर जाता है और वहाँ पर शीला मिलती है और उनका पहला रिएक्शन होता है कि अगर ये मर गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। अमन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये मरने वाले हैं और तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। उसके बाद वो कहती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो उसका और उसके बच्चे का ख्याल अमन को रखना होगा। अमन कहता है क्या तुम चाहती हो कि ये मर जाए, तो अभी से ही क्यों सोच रही हो कि ये मरने वाले हैं। अमन उस पर गुस्सा हो जाता है और ऊपर चला जाता है ताकि वो अपने अंकल का इलाज कर सके। और शीला के दिमाग में चल रहा होता है कि ये इंसान मेरे इकलौते टिकट है अच्छी लाइफ और अच्छे खाने के लिए। वो अमन के पीछे जाती है। अमन अपने घर के पास वो कहता है कि तुम सब वापस जा सकते हो। शीला कहती है उसका वहाँ रहना जरूरी है ताकि उसके अंकल का ख्याल रख सके। अमन को लगता है कि अंकल इसे बहुत प्यार करते हैं तो शायद इसे घर के अंदर बुलाना ही ठीक होगा। अंदर आते ही वहाँ का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। शीला खुशी से रोने लगती है और शांति की सांस लेती है। वो वहाँ पर खड़ी होकर खुश हो रही थी। डॉक्टर सुहानी और अमन उसके अंकल को अंदर लेकर आ रहे थे। वो बिना पूछे किचन में चली जाती है और पानी पीती है और खाना खाने लगती है, जबकि वो थोड़ी देर पहले कह रही
थी कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और वापस आकर अमन से पूछती है क्या तुम्हारे पास पाउडर मिल्क है। अमन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये मरने वाले हैं और तुम्हें पाउडर मिल्क की पड़ी है। वो कहती है ये बच्चे के लिए है, मेरे लिए नहीं, और कहती है कि तुम्हारे अंकल को ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पसंद है। अमन कहता है कि अभी हमारा सिर्फ फोकस अंकल पर है। वो दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पर प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट को अपने डायमेंशन से निकालता है और वहाँ पर रख देता है। शीला देखकर सोचती है क्या अमन ने कोई जादू किया है अभी। अमन उसे इग्नोर करता है और डॉक्टर सुहानी को कहता है तुम्हें और किस चीज की जरूरत है, कुछ भी जो अंकल को बचाने में हेल्प करे। जैसे ही डॉक्टर उनकी शर्ट को काटती है, शीला देखकर बोलती है इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके होंगे और ये मरने वाले और रोने लगती है। अमन उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर तुमने दोबारा से कुछ किया तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे। वो कहती है कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, और उसके मन में चल रहा होता है यहाँ पर कितना सारा साफ पानी और खाना है, और वो मन ही मन सोचती है कि कौन इस रूम में रहना चाहेगा जब यहाँ पर इतना सारा खाना है। अमन को पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहता है कि तुम यहीं पर रहोगी, अगर तुम्हारी कोई जरूरत होगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम मेरी परमिशन के बिना ना कुछ खा सकती हो ना ही कुछ ले सकती हो। वो उन सबको घर पर छोड़कर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और सबको बताता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अब हम बदला लेंगे क्योंकि अंकल के बचने के चांसेस कम है, उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन पर हमला करेंगे। वो सब डर जाते हैं और कहते हैं कि बाकी सब बिल्डिंग्स में तकरीबन 1000 लोग हैं और हम सिर्फ कुछ 100-200 लोग हैं, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि कोई अंदर ना आए और जो भी बिल्डिंग में यहाँ से बाहर निकलेगा उसे दुश्मन माना जाएगा और मैं उसे जान से मार दूंगा। अमन कुछ बंदों के साथ बिल्डिंग 26 में पहुंचता है। बिल्डिंग 26 में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि अमन कहीं से भी गन लेकर आ सकता है और जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे उन्हें लगा था कि वो बिल्डिंग में सेफ है। वो बाकी सबको कहता है कि तुम एग्जिट पर नजर रखना, और वो खिड़की से अंदर जाता है और अपने डायमेंशन से लकड़ी निकालता है और उसके साथ पेट्रोल निकालता है। वो पेट्रोल को हर जगह स्प्रे करता है और उसमें आग लगा देता है और जाते वक्त कहता है कि मैं तुम पर थोड़ी दया करूंगा और एक ठंड में तुम्हें थोड़ा सा गर्म कर देता हूँ। वो बिल्डिंग से बाहर आता है और धीरे धीरे धुआं ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाता है और सबको घुटन होने लगती है। वो खिड़की खोलने की ट्राई करते हैं पर तभी उन्हें पता चलता है कि ठंड की वजह से उनकी खिड़कियां जम चुकी हैं और बिना टूल्स के उन्हें नहीं खोल सकते। वो बाकी सबको बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वो बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है इससे आगे तुम संभालो, अगर कोई भी बाहर निकले तो उसे जाने मत देना। तभी वहां से धीरे धीरे कुछ लोग बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। जो भी ऊपर से कूद रहा था या तो वो मर जाता, अगर वो जलकर नहीं मरता तो उसकी कवर की हड्डी टूट जाती। वहां पर खड़ी एक औरत आती है और बिना किसी इमोशन के उसके सर में चाकू मार देती है। उसके आसपास खड़े आदमियों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी वो ऐसा कुछ कर पाए। उस औरत के पीछे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो पलटती है और उसका फेस एकदम क्यूट था, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने कुछ नहीं किया था। जब और लोग ऊपर से गिरते हैं वो सबके पास जाती है और उन्हें जल्दी से खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग 26 खत्म हो जाती है और वो अपने ग्रुप के साथ बिल्डिंग 21 पर जाता है। उस बिल्डिंग के लोग चिल्लाकर कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं थे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। अमन हंसते हुए कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आज नहीं तो कल मरना ही था, और इसी के साथ वो उस बिल्डिंग में भी आग लगा देता है और तो और आसपास की 5 और बिल्डिंग्स में वो आग लगा देता है और सबको मार देता है। वो सोचता है कि आज के लिए इतना काफी है और एक लाउड स्पीकर पर कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पता था कि कौन उनके साथ था और कौन नहीं। कुछ लोगों को ये सुनकर उम्मीद मिलती है कि वो सेफ है। इसी के साथ वो अपने ग्रुप को कहता है कि आज के लिए बहुत है, चलो वापस चलें। पर इतने दिनों से ठंड में रहने के बाद उन्हें फाइनली थोड़ी गर्मी मिली थी और वो वहां पर बैठकर हाथ सेकते हैं और तो और आग को थोड़ा और तेज करते हैं और फ्यूल के लिए डालते हैं और वो उन दो के पास जाता है जो उसकी सारी बात मानते थे और उससे बहुत खुश थे। अमन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि बाकी सबके साथ इन्होंने धोखा क्यों दिया। वो उनका फोन निकालता है जिससे उसे ऐसी चीज पता चलती है जिससे उसका दिमाग हिल जाता है। अमन को इस फोन में क्या मिला, कौन उसे धोखा दे रहा था, किसने ये सब कुछ प्लान किया था, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। धोखे की खासियत है, इतने वाला अक्सर कोई खासियत है। वो वापस अपने घर जाकर डॉक्टर से पूछता है क्या उसके अंकल ठीक है। डॉक्टर सुहानी उसे बताती है कि अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर सुहानी उसे बताती है कि सर्जरी के बीच में ही अंकल के घाव एकदम से भरने लग गए थे और उनकी रिकवरी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत जल्दी हुई है। और एकदम से अमन के दिमाग में कुछ आता है और वो सोचता है कि ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर अर्थ पर एक गामा रे आई थी जिसने शायद कुछ इंसानों को पावर्स दे दी थी। फिर वो डॉक्टर सुहानी को कहता है कि तुम अंकल को बेहोश ही रखना, वो तभी होश में आएंगे जब मैं कहूंगा। ये कहने के बाद वो लिविंग रूम में चला जाता है जहां पर शीला खाना ढूंढ रही थी। अमन वहां पर आकर कहता है कि मैंने सारा खाना स्टोर कर दिया है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ और अंकल की सेवा करो। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है और दरवाजे को गोली मारकर खोल देता है। तभी वहां पर सुहाना होती है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। वो उस पर चाकू से वार करती है पर वो पुलिस शील्ड की मदद से उसे रोक देता है। टेबल पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो कहता है अब मुझे पता चला कि तुम इतने टाइम से जिंदा कैसे हो। अमन उसे पकड़ता है और बिल्डिंग से फेंक देता है। अमन अपने घर जाता है और चेक करता है कि अंकल बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सिर्फ 3 दिन में उनकी गोलियों के निशान चले गए थे। ऐसा किसी भी नॉर्मल जीवन में नहीं होता। तभी साहिल वहां पर आता है और कहता है मेरे पास बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अमन हंसता और सोचता है कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है क्या तुमने रणबीर के बारे में सुना है, शहर का सबसे अमीर आदमी, उसने 20 करोड़ लगाकर एक बंकर बनाया था जिसे वो डूम्सडे हाउस कहता था। अमन को इस बात में इंटरेस्ट आता है और उसे बताता है कि वो एक बहुत ही लग्जरी घर है, वहां पर अनलिमिटेड खाने के लिए है और तो और वहां पर पौधे भी उगाए जा सकते हैं। अमन उससे पूछता है क्या तुम्हें वहां की सिक्योरिटी के बारे में पता है, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं, क्या उनके पास गन है, हथियार है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी सारी डिटेल्स बताऊंगा जब हम कोई डील करेंगे। अमन कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो और मेरी 2 कंडीशंस है। पहली, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी किसी को एलिमिनेट करने में। अमन एक ब्रीफकेस निकालता है जिसमें से वो एक इंजेक्शन निकालता है और वो कहता है ये बहुत ही कॉमन सा जहर है, ये 1 हफ्ते में असर दिखाएगा, मैं तुम्हें इसका एंटीडोट तब दूंगा जब हम रणबीर के घर पर कब्जा कर लेंगे। वो अपने घर जाकर अंकल को चेक करता है और अंकल अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और कहता है आपसे मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर शीला बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मुझे कुछ सामान लेकर आना है, वो लेकर आती हूँ। वो अपने घर जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है साहिल वहां पर खड़ा होता है। जब तक वो रिएक्ट कर पाती कि कोई उसे मारने वाला है तब तक साहिल उसे खत्म कर देता है और अमन को मैसेज करता है काम हो गया है। शीला ही वो इंसान थी जो सबके साथ मिली हुई थी और अमन को मारना चाहती थी। उसके अंकल कहते हैं शीला वो घर से गए बहुत टाइम हो गया, वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। अमन चिल्लाता है और डॉक्टर सुहानी को कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि शीला अभी तक क्यों नहीं आई। अमन अपने रूम में जाता है और तैयार होने लगता है। वो बुलेट प्रूफ वेस्ट, पुलिस की शील्ड, गन्स सब कुछ ले लेता है और तभी ग्रुप में मैसेज करता है कि सब लोग इस अपार्टमेंट में आ जाओ, मैं सबको गिफ्ट दूंगा। वो सब बहुत खुश थे कि अब सारी बिल्डिंग्स एलिमिनेट हो चुकी हैं और सिर्फ हम बचे हैं। अब हम अमन को फॉलो करेंगे और अपने खाने को बचा कर रखेंगे। सब लोग बहुत खुश थे। तभी वहां पर 2 ग्रेनेड आते हैं, उनको पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलता और तभी सब कुछ धुआं हो जाता है। अमन घर जाकर झूठ बोलता है और अपने अंकल को कहता है कि हमारे बिल्डिंग से कुछ लोग दूसरे लीडर्स के साथ प्लानिंग कर रहे थे जिसकी वजह से शीला मारी गई। उसने उन सबको ठिकाने लगा दिया है और ये सुनकर उसके अंकल रोने लग जाते हैं और दुख की वजह से
बेड पर मुक्का मारते हैं जिससे बेड टूट जाता है और अमन को रियलाइज होता है कि इनकी पावर सिर्फ हीलिंग नहीं है, सुपर स्ट्रेंथ भी है। और कहते हैं अंकल आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए उससे भी सुंदर वाइफ ढूंढूंगा। और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। ये सुनकर वो शर्माने लग जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर सुहानी आती है और कहती है कि ये रोता ही जा रहा है और मैं कुछ भी करूँ ये चुप ही नहीं होता। तभी अमन बच्चे को लेकर बाहर जाता है। अब 50 में से सिर्फ वहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची थी जो कि थी हेमंत की बिल्डिंग। तभी वहाँ पर हेमंत उससे मिलने आता है और अमन कहता है क्या तुम डरते नहीं हो? वो कहता है मुझे डर लगता है पर मुझे नहीं लगता तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो, तुम्हारे हाथ में एक बच्चा है। और कहता है कि तुम अपनी बिल्डिंग में से किसी औरत को ये बच्चा दे दो और जो भी इसका ख्याल रखेगी ये सारा खाना उसे मिलेगा। हेमंत उसे हेल्प के लिए पूछने वाला था पर तभी अमन कहता है नहीं, पर फिर भी वो कहता है तुम पहले भी सारी बिल्डिंग को खाना देते थे तो अब हमें खाना क्यों नहीं मिल रहा? अमन जाने लगता है और कहता है तुम्हें खुद पर डिपेंड होना होगा खाने के लिए। वो कुछ बीज फेंकता है और कहता है ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। साहिल उसे मैसेज करता है और बताता है कि उसने सारी तैयारियां कर ली हैं। कहता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, अगर तुमने एक भी डिटेल मिस की तो तुम भी मारे जाओगे। वो उसे बताता है कि वो कैसे बॉम्ब प्रूफ मटेरियल से बना है, स्लीपिंग गैस है। अमन रणवीर का घर इसलिए चाहता है क्योंकि उसका बंकर जमीन पर बना हुआ है और कोई कुछ भी ट्राई कर ले वो उसे नहीं तोड़ सकता। जबकि अमन का घर एक बिल्डिंग में, अगर बिल्डिंग गिर गई तो वो भी मर जाएगा। अपनी औकात में रहा करो बेवकूफ कहीं के। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से अपने घर पर जाएगा और डॉक्टर सुहानी को अपने पास यहाँ पर लेकर आएगा। जैसे ही वो स्नोमोबाइल पर वहाँ से जाने लगता है उसे एक लड़की की आवाज आती है। जब वो इस एरिया में आया था तो एक घर में उसे एक लाल बालों वाली औरत दिखी थी। ये वही औरत है। ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और इसी बीच अमन उसे पहचान लेता है। ये यहाँ की सबसे फेमस एक्ट्रेस है और बहुत से लोगों का सपना था इससे मिलना, इससे बात करना। वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास खाना है और मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अमन उसे घर के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर हीटर चल रहा था इसलिए वो अपना कोट उतार लेती है। इससे पहले कि अमन और कुछ कह पाता वो कहती है इससे पहले हम आगे बात करें क्या मैं शावर ले सकती हूँ? वो दोनों चाय पीते हैं और उसके बाद अमन कहता है कि तुम शावर ले सकती हो। वो शावर लेने के लिए जाती है। शांत रहो कुछ नहीं दिखेगा। वो टावल में अमन के पास जाती है और कहती है क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक के लिए रहना जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती। ये कुछ टाइम के लिए होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों एक साथ थे। तो अमन कहता है कि ठीक है हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। पर तभी अनुष्का कहती है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। वो कहती है कि तुम किसी को नहीं बता सकते कि हम दोनों एक साथ थे क्योंकि मैं बहुत ही फेमस हूँ और अगर सबको पता चल जाएगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमन उसे अपनी पावर्स दिखाता है और उसके लिए एक ड्रेस निकाल कर लेके आता है। वो अपनी टावल में ताकि अमन उसे मना ना कर पाए किसी भी चीज के लिए। अपनी पावर्स को ढंग से दिखाने के लिए अमन एक टेबल पर खाना लेकर आता है जिसमें पिज्जा, रोस्ट चिकन सारी चीजें थी। अगले दिन अमन उसे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और एक और इंसान हमारे साथ रहेगा या रहेगी। और जाने से पहले पूछता है अमन उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी औरत के बारे में पता है क्योंकि मैं अपने अंकल की शादी करवाना चाहता हूँ। और वो बताती है कि यहाँ पर मोस्टली बूढ़े लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये परफेक्ट है, मेरे अंकल 40 साल के हैं। और उसे वो बताती है दीपिका के बारे में जो कि उसकी दोस्त है। अमन उसे अपनी पावर्स दिखाता है और उसे खाना देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे अंकल से शादी करनी होगी। और वो कहती है क्यों नहीं। और उनके घरों से कुछ दूर कुछ लोग थोड़े से इक्विपमेंट के साथ फिशिंग कर रहे होते हैं और उनके पास भेड़िए भी होते हैं। अमन और दीपिका स्नोमोबाइल पर आ रहे थे और उन्हें वो देखकर वो उनके पीछे भागते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और उनसे बचने के लिए अमन स्नोमोबाइल को टर्न करता है और दीपिका गिर जाती है। ये देखकर अमन गन निकालते और उन्हें कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे पास हथियार भी हैं? वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अमन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी गन निकालकर सबसे पहले वो बेवकूफी मारा जाता है। उसके बाद दीपिका स्नोमोबाइल पर बैठकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उनके बाकी बच्चे साथी आते हैं और देखते हैं कि उनके दोस्त मर चुके हैं और उनके भेड़िए भी गायब है। और ये सोचते हैं कि ऐसे खत्म नहीं हो सकता, हमें बदला लेना ही होगा। अपने गांव में जाते हैं और उसके बाद वो एक लड़के से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है हिमांशु। वो अपने कमरे में एक डॉल के साथ लेटा होता है। ये थोड़ा सा वियर्ड है। थोड़ी देर बाद हिमांशु से मिलने जाता है और वो बताते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि एक बाहर वाला इंसान है जिसके पास स्नोमोबाइल है और उसके पास तुम्हारे जैसी पावर्स है। थोड़ी देर बाद अमन और दीपिका उनकी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं डॉक्टर सुहानी गेट खोलती है और बड़ी खुशी से अमन को रिसीव करती है कि वो इतने दिनों से बाहर और इतनी मेहनत कर रहा था। डॉक्टर सुहानी को कहता है कि ये यहाँ पर अंकल से मिलने के लिए आई है और वो सोचता है और भी लोग हैं जिनके पास पावर्स है और इसमें अगर उसके अंकल उसके साथ होंगे जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ है और रिकवरी है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब तक अंकल बेहोश है पर अब उनकी बारी है जागने की और अमन की हेल्प करनी। अमन अंदर जाता है और अपने अंकल से बात करता है। अमन उन्हें पूछता है आपको एक नई वाइफ चाहिए थी ना, मैंने आपके लिए एक नया रिश्ता ढूंढा है। वो अंकल को दीपिका से मिलवाता है और अंकल उसे पहचान लेते हैं और उनसे बात करते हैं। अमन उन्हें कहता है आप दोनों इस घर में रह सकते हो और एक दूसरे को जान सकते हो। डॉक्टर सुहानी और अमन कार में बैठकर जा रहे थे और डॉक्टर सुहानी से पूछती है कि हमारा नया घर बहुत ही सुंदर है। अमन उसे बताता है कि हमारा नया घर बहुत ही बड़ा है, हमारे अपार्टमेंट से बिल्कुल अपोजिट, हर रूम बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं। डॉक्टर सुहानी उसे हक करती है और तभी उनकी कार के पास एक टोर्नेडो आता है। अमन को पता चल जाता है कि नॉर्मल नहीं है और ये वेदर की वजह से नहीं है। तो अमन अपनी पावर्स यूज करता है और उस पूरे टोर्नेडो को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है और उसके बाद एक और टोर्नेडो वहाँ पर आता है जिससे बचकर अमन गाड़ी को दूसरी तरफ लेकर जाता है और तभी वहाँ पर एक और टोर्नेडो आता है और तभी हमें दिखता है कि कुछ बर्फ के पहाड़ के पीछे हिमांशु है। वो उस पर टोर्नेडो से हमला करता है पर अमन ने जो टोर्नेडो स्टोर किए थे वो उसे वापस फेंक देता है और हिमांशु ये सोचने मजबूर हो जाता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो दोबारा कार स्टार्ट करते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अनुष्का घर पर लेटी हुई थी और अमन का इंतजार कर रही थी। अमन वहाँ पर जाकर उसे कहता है चलो तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त से मिलवाता हूँ। और जैसे ही वो एक दूसरे को देखती है डॉक्टर सुहानी गुस्से में अनुष्का की तरफ जाती है और अमन ये देखकर कहता है ऐसा लगता तुम एक दूसरे को पहले से जानती हो। डॉक्टर सुहानी कहती है हाँ ये मेरी कजन है। डॉक्टर सुहानी अनुष्का को पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी फैमिली मेडिकल फील्ड में बहुत फेमस थी और उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाकर उनकी नाक कटवा दी थी और कहता है अब तुम दोनों को इस घर में साथ रहना होगा। आने वाले कुछ दिनों में अमन अपनी आर्चरी की स्किल प्रैक्टिस करता है। उसे एक फोन आता है, बिना ये देखिए वो किसका फोन है। अमन उसे फोन काट देता है और उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। पर ब्लॉक करने के बाद उस नंबर से फोन आता है और अमन सोचता है ये कैसे हो सकता है। अमन उसे दोबारा काट देता है पर तीसरी बार फोन आने पर वो फोन खुद ही पिक हो जाता है। उठाने पर वो कहता है और फोन करने वाला इंसान बताता है कि वो एक हैकर है और वो अमन को कहता है तुम मुझे खाना पानी और कपड़े दोगे वरना मैं सबके पास इंफॉर्मेशन फैला दूंगा कि तुम यहाँ पर रहते हो। अमन कहता है इसी से क्या फर्क पड़ता है और उसे बताता है कि मैं कैमरास और तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ और अगर मैंने इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचा दी तो सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। पर अमन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो बताता है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुमने अमेज़न के वेयर हाउस में चोरी की थी। वो कहता है अगर तुमने ये सब चीजें मेरे एड्रेस पर नहीं पहुंचाई तो मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा। अमन फोन काटकर वो बहुत ही गुस्से में होता है और अगर अमन उसे सामान दे भी देता है तो क्या गारंटी है कि वो फिर से उन्हें परेशान नहीं करेगा। अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने पड़ेंगे।
ग्रुप का लीडर डिसाइड करता है कि वो अपने सोल्जर्स को अमन के घर पर भेजेगा चेक करने के लिए क्या उसके पास खाना है, क्या उसी ने अमेज़न वेयर हाउस में चोरी की थी। दूसरी तरफ डमडम गांव में हिमांशु जो अमन से हार चुका था, वो अपने बेड में लेटा होता और रो रहा होता है कि उसे लगा था कि वो मेन कैरेक्टर है, वो इस कहानी का हीरो है, पर वो तो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है या फिर एक विलन है और अमन इस कहानी का सच्चा हीरो है। ये सोचते सोचते उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि अमन ने अमेज़न वेयर हाउस में चोरी की थी। ये पढ़ने के बाद वो थोड़ी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि अमन अमेज़न वेयर हाउस का मैनेजर था। जैसे अमन ने उससे लड़ाई की थी, हो सकता है उसे सारा सामान दूसरे डायमेंशन में रखा हो और हिमांशु समझ जाता है कि उसकी पावर्स डायमेंशन से रिलेटेड है। वो किसी भी चीज को दूसरे डायमेंशन में स्टोर कर सकता है, जैसे कि उसके तूफान को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। और ये सोचकर वो फिर से रोने लग जाता है कि वो कितना पावरफुल है और वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। लेकिन थोड़ी देर रोने के बाद वो सोचता है कि वो इतना ताकतवर है, उसे लड़ना ठीक हो गया, उसे दोस्त बनाना। वो अपने दादा के पास जाता है जो कि डमडम गांव का लीडर है और उसे बताता है कि कैसे अमन उसकी पावर्स को नल कर सकता है और उसकी पावर्स और भी बहुत कुछ कर सकती है, तो हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए। और बताता है कि उसने अमेज़न वेयर हाउस में चोरी की थी जो कि 3 महीने पहले हुई थी और उसने वो सारी चीजें अपने डायमेंशन में स्टोर कर ली थी। ये बताता हिमांशु ने अपने दादा को और मोटिवेट कर दिया कि वो उस पर अटैक करें और उसके दादा सोचते हैं अगर हमने उसे हरा दिया तो उस खाने की मदद से हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये सुनकर हिमांशु कहता है कि आप पागल हो चुके हो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके दादा कहते हैं वो सिर्फ एक सुपरवाइजर था, वो डमडम गांव के सामने क्या ही कर सकता है। दूसरी तरफ अमन अपने घर में बिल्कुल खुश था और अपनी दोनों गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा था। तभी खिड़की पर एक आवाज आती है और अनुष्का कहती है कि शायद कुछ हुआ है। अमन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की पर जाता है, वो दूरबीन निकालता है और देखता है कि बहुत सारे लोग उसी घर की तरफ आ रहे हैं। अच्छे से देखने के लिए वो स्नाइपर राइफल निकालता है और डिसाइड करता है कि जो उन्होंने ट्रैप्स लगाए थे उन्हें सारा काम करने थे। तभी वहाँ पर एक इंसान एक ट्रैप पर पैर रखता है और उसे बहुत दर्द होता है। तभी उनका लीडर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना। तो सभी आदमी डंडी लेकर उन्हें ढूंढने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते एक इंसान ग्रेनेड लाइन को पकड़ देता है और तभी वहाँ पर धमाका होता है हो जाते हैं और जो लोग डायरेक्टली कुछ लोग वहीं पर एलिमिनेट वहाँ पर नहीं थे, उन पर छोटे छोटे टुकड़े उड़कर आते हैं और उसके दर्द की वजह से वो बर्फ में लेटते हैं, जिससे और बम एक्सप्लोड होते हैं। और एक के बाद एक ऐसी चीज होने की वजह से बहुत सारे लोग नेल ट्रैप से फंस गए थे और बाकी सब बम में फंस गए थे। और वो अपने लीडर को कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हिमांशु के बिना हमारे पास कोई पावर्स नहीं है और हम उसके बिना कैसे लड़ेंगे, कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है, उसके पास सुपर पावर्स है, वो हमारी हेल्प कर सकता है, वो कहाँ है। अमन ये सब अपनी राइफल से देख रहा था और तभी उस ग्रुप का लीडर कहता है कि हम सबको आदत हो गई दूसरों पर डिपेंड रहने की, हमें खुद भी कुछ करना होगा और जो हमें चाहिए वो हमें लेना होगा। एक इंसान को दूरबीन देता है और कहता है देखो उस घर में क्या है, वो सारा खाना हमारा हो सकता है। और सभी बारी बारी से वो देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर जो भी है वो बहुत टेस्टी है। फिर भी सब कहते हैं इतना सब होने के बावजूद क्या हम वहाँ पर जाकर सब कुछ ले सकते हैं, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होगा। और लीडर चिल्लाता है अगर तुम आज फेल हो गए तो तुम सबसे बड़े लूजर हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और इस मोटिवेशन के साथ वो डिसाइड करते हैं वो पत्थर और चीजों का यूज करेंगे ताकि वो ट्रैप्स को दूर से ही खत्म कर सके। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर सुहानी और अनुष्का ये देख रहे होते हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अनुष्का को बहुत दुख होता है कि कितने सारे लोग एलिमिनेट हो गए और वो कितने दर्द में हैं, पर डॉक्टर सुहानी उन्हें देखकर कहती है वो सब इडियट्स हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और किससे पंगा ले रहे हैं। और सही मौका आने पर अमन वहां से स्विच ऑन कर देता है जिससे बहुत सारे बम एक्सप्लोड हो जाते हैं। बाकी सब की तरह पिछले ट्रैप से बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल प्रिसाइज थे और जहां पर वो खड़े थे वहीं पर ब्लास्ट हुआ था। और अमन एक इविल से लुक के साथ कहता है तुम्हें पीछे मुड़ जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था और मुझे तुम्हारी मौत पर कोई दुख नहीं है। वहाँ पर इतने सारे लोग मर गए थे कि अनुष्का को देखकर ये बहुत बुरा लग रहा था। पहले वो बड़ी एक्साइटेड थी मुझे देखना है कि ये ट्रैप्स कैसे काम करेंगे, पर अब वो बहुत ही ज्यादा दुख में थी और वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और उल्टी करने लग जाती है। अमन कहता है वो लोग बहुत ही लकी हैं जो एक बार में भगवान के पास चले गए और जो धीरे धीरे भगवान के पास जाएंगे वो सबसे अनलकी हैं। जितने भी लोग बचे थे वो अपने लीडर की तरफ देखकर कहते हैं हम अब क्या करें। और वो सोचता है कि अमन सच में एक राक्षस है, कोई राक्षस ही ऐसा हो सकता है जो दूसरे इंसानों के साथ ऐसा करेगा। पर शायद ग्लोबल फ्रीज के बाद उन्हें खाने की इतनी कमी नहीं हुई जितनी अमन की बिल्डिंग में हुई थी, तो उसे पता चलता है कि इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। और उनका लीडर जमीन पर गिर जाता है सोचते हुए कि मेरे ऑर्डर्स की वजह से ये सब मारे गए, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए खाना चाहता था। अमन अपनी स्नाइपर राइफल रख देता है और तीर उठाता है और अपनी पावर्स को जो प्रैक्टिस कर रहा था उन्हें यूज करता है और 3 लोगों के सिर के आर पार तीर कर देता है और लोगों को मरता हुआ देखकर वो खुद को चाटा मारता है और अमन को कहता है मुझे खत्म कर दो। अमन ऐसा करने ही वाला था तभी वहाँ पर एक बर्फ का तूफान आता है और अमन को कुछ नहीं दिखाई देता। अमन अपनी स्नाइपर निकालता है और इसी बीच हिमांशु सबको कहता है कि भागो यहाँ से, खुद की जान बचाओ, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। हिमांशु को लगता है कि सब कुछ ठीक है और घर में अमन अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को कहता है मैं अभी आता हूँ और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता और थोड़ी देर में कार में अमन खिड़की से बाहर स्नाइपर के साथ था और सब पर गोलियां चला रहा था। और इसी बीच हिमांशु के बिल्कुल कान के पास से गोली जाती है और तभी एक इंसान उसकी हेल्प करता है कि तुम भी हमारे साथ आओ, तुम भी भाग जाओ। अमन फिर से उनके पास आता है और खिड़की से गोली चलाने लगता है। हिमांशु को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। तभी वो कहता है कि एलिमिनेट हुए दोस्तों यहीं पर छोड़ दो, तुम उनकी बॉडीज को मत लेकर जाओ। डमडम गांव में मरे हुए लोगों को दफनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है, पर फिर भी वो उन्हें कहता है कि उन्हें छोड़ दो और तुम जाओ। वो ऐसा ही करते हैं, फिर भी अमन डबल हेडशॉट से उन्हें मार देता है। तभी हिमांशु सोचता है कि वो कुछ कर सकता है और अपनी पावर से जमीन में छेद कर देता है जिससे उसकी कार अटक जाती है। फिर भी अमन कार की छत पर खड़ा होकर गोलियां चलाता है कि वो कुछ और लोगों को मार सके, पर वो बहुत दूर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अमन सोचता है कि उन्हें पता चल जाएगा कि वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अमन अपने घर पर आता है और तभी देखता है कि अनुष्का भी उस सदमे में है। पर डॉक्टर सुहानी बिल्कुल शांत है और अमन से पूछती है क्या उन्होंने स्पेशल पावर वाले लड़की को मार दिया। वो कहता नहीं, वो बहुत स्मार्ट था, वो कुछ और लोगों के साथ भाग गया। हिमांशु और बाकी सब लोग अपने गांव में पहुंचते हैं और सब वहां पर रो रहे होते हैं कि किसी ना किसी का बाप भाई कुछ ना कुछ मरा होता है। और सब हिमांशु को ब्लेम करते हैं कि तुम अगर शुरू से वहां पर होते तो आज ये सब जिंदा होते। एक इंसान उसे कहता है कि लीडर के घर पर जाए, वो बहुत बीमार है। बूढ़ा इंसान सबको कहता है कि ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है और तुम जल्दी से अंदर आओ। हिमांशु अपने दादा के पास जाता है और वो कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए और कहते हैं कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ और अपने परिवार का ख्याल तुम रखना। और ये कहकर वो चले जाते हैं। तभी सब लोग भागते हुए उनके पास आते हैं जिस लीडर को इतना प्यार करते थे, अब वो जा चुके हैं। और घर से बाहर निकलते हुए हिमांशु सोचता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता, परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की हिमांशु को देख रही थी, वो उसके पास आती है और थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से उसके पापा सही सलामत घर पर लौट आए। हिमांशु कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और कहती है मेरे पापा खुद नहीं आ पाए पर उन्होंने मुझे भेजा तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। ये सुनकर वो कहता है कि हम दोनों एक ही गांव से हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लिली वहाँ से चली जाती है और हिमांशु का दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या वो प्यार के लिए उससे बदला लेगा? क्या अमन उन पर दोबारा अटैक करेगा? क्या हो सकता है कि अमन को एक कंपटीशन या एक एनिमी मिल चुका है जो नफरत और प्यार के कॉम्बिनेशन से उसे हरा सकता है? लिली हिमांशु को थैंक यू बोलती है उसके पापा की जान बचाने के लिए।
और हिमांशु ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी असली लड़की से बात की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और इतने में ही वो सोच लेता है कि उसके और लेली के बच्चे कैसे होंगे। वो अपने घर आते आते सोचता है कि अब वो अपने गांव को अमन से कैसे बचाएगा, क्योंकि अब उसे पता था कि अमन इस गांव के लिए खतरा है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है जिससे वो अपने गांव और अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को बचा सके। और दूसरी तरफ अमन और नई ट्रैप्स लगा रहा था। उसका मानना ये था जो भी बचे हुए इंसान है जब वो यहाँ पर वापस आएंगे तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये सब करने के बाद वो थक जाता है और घर पर आता है और तभी डॉक्टर सुहानी और अनुष्का उसे मसाज देती है। ये कोई गलत जगह पे हाथ नहीं है, खैर छोड़ो। और इसी बीच उसे एक फोन आता है। वो अपना फोन उठाता है और दूसरी तरफ से हिमांशु से कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड मिल गई और मैं डमडम गांव से हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और शांति चाहता हूँ। अमन कहता है क्या ये तुम्हारा ही गांव था जिसने मुझ पर अटैक किया था? वो कहता है हाँ। और अमन कहता है अब तुम्हें पता चल गया कि तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते, तुम जीत नहीं सकते, तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? और हिमांशु कहता है कि हाँ, मेरे गांव वालों ने बहुत जल्दबाजी और बेसब्री में तुम पर अटैक कर दिया, हमारी ही गलती थी, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस तुम हमारे गांव पर अटैक मत करना। और तब हम उससे पूछता है कि तुम हो कौन जो डमडम गांव के बिहाफ पर उनसे बात कर रहे हो, क्या तुम उन सबके लीडर हो? हिमांशु कहता है हाँ, और मैं वही इंसान हूँ जिसके पास पावर्स है और मैं तुमसे 2 बार लड़ चुका हूँ। ये सुनकर अमन बहुत इंटरेस्टेड होता है और कहता है मैं तुमसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहता है क्या मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ? और वो कहता है हाँ। और अमन कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। अमन के दिमाग में था कि वो उसे रिक्रूट करके उसकी पावर्स को यूज करे, लेकिन हिमांशु का दिमाग थोड़ा ज्यादा ही गंदा है, वो कुछ और ही समझ रहा था। और वो कहता है भाई मैं उस टाइप का नहीं हूँ। और कहता है नहीं बेवकूफ, मेरे को तेरी पावर चाहिए। और इसके साथ अमन कहता है अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गांव पर अटैक ना करूं तो तुम्हें पहले प्रूव करना होगा कि तुम ताकतवर हो और तुम मेरे काम आ सकते हो। इसके लिए हमें आमने सामने मिलना होगा। पर हिमांशु ये बिल्कुल नहीं चाहता। पर अमन कहता है कि यही तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, या तुम अपने आप को प्रूव करोगे या फिर मैं तुम्हारे गांव पर अटैक करके सबको मार दूंगा। और हिमांशु कहता है अगर मैं अपने लोगों को छोड़कर यहाँ पर आऊंगा तो हो सकता है कोई बाहर से उन पर अटैक कर दे। पर अमन उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है अभी के लिए सबसे बड़ा खतरा डमडम गांव है, या तुम यहाँ पर आओगे या मैं सबको मार दूंगा। और आज दोपहर 2:30 बजे तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। और बिना कुछ सुने फोन काट देता है। पर हिमांशु सोचता है कि मैं यार अपनी जवानी में ही मर जाऊंगा, अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी। और अमन सोचता है कि इसकी पावर्स बहुत काम की हो सकती है, मैं इसे ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो मैंने